वह प्राइस बढ़ा सकता है। उसने उन्हें बताया कि उनके पास एक चॉइस है, या तो 2 लोगों की गिल्ड बने रहो या उसे उन्हें एक्सपैंड करने और नए मेंबर्स लाने में हेल्प करने दो। डील के हिस्से के रूप में दोहा ने जिहान को पर्सनली एलिमेंटल को कंट्रोल करना सिखाने का प्रॉमिस किया। उसने यह भी गारंटी दी कि वह उनकी स्क्वाड की एक्टिविटीज में इंटरफियर नहीं करेगा। दोहा ने फिर जहान से उसके विचार पूछे, बताते हुए कि यह उसके लिए कितना आइडियल होगा। ओवरवेल्म्ड होकर सीहू ने माना कि ऑफर जनरस था, लेकिन वह पूरी तरह से हैरान थी। दोहा सुझाव देता है कि वह इस पर सोचने के लिए टाइम ले, लेकिन इससे पहले कि वह जल्दी जवाब मांगे, जयहुन उसे बीच में रोक देता है, कहते हुए कि वह एक्सेप्ट नहीं करेगा। दोहा इस जवाब से हैरान है। जयहुन पक्के तौर पर कहता है कि एपिक बिकाऊ नहीं है, न अब और न कभी, जिससे सायहू पूरी तरह से चुप हो जाती है। अचानक एक बैग जमीन पर फेंका जाता है। साशिमी वहां आता है जहां एक्टिविस्ट्स को पकड़ा गया है, पूछते हुए कि क्या हुआ। वह अनाउंस करता है कि उसने अपना काम खत्म कर लिया है, लेकिन उसे जेआई हन नहीं मिल रहा। साशिमी एक्साइटेड होकर कहता है कि वह जेहुन के साथ अपनी अकॉम्प्लिशमेंट शेयर करने के लिए बेचैन था। सीन फिर नेगोशिएशन पर वापस आता है। जीहुन दोहा से कहता है कि वह ऑफर को जितना चाहे डबल कर ले, लेकिन वह फिर भी काफी नहीं होगा। वह घोषणा करता है कि डाइस की तरह एपिक भी फ्यूचर में एक बहुत बड़ी गिल्ड बनेगी। यह सुनकर दोहा का चेहरा तुरंत बिगड़ जाता है। फिर सायहू, जो चुप थी, आखिरकार बोलती है, जेहुन से पूछते हुए कि उसे यह डिसीजन लेने का हक किसने दिया। जैसे ही सायहू रोती है और जायहुन को पकड़ती है, दोहा जोर से हंसने लगता है और उसकी हंसी और तेज हो जाती है। अपने फिट के बाद दोहा कहता है कि ऐसी एंबिशन 2 लोगों की गिल्ड के लिए बहुत बड़ी है। वह मानता है कि उसने जीहुन को इतना एरोगेंट होने की उम्मीद नहीं की थी। जीहुन रूम से निकलने के लिए मुड़ता है, कहते हुए कि उसे अपनी गिल्ड पर भरोसा है। दोहा अपने चश्मे को ठीक करता है और उससे पूछता है, भरोसा? वह कहता है कि जायहुन ऐसे बात करता है जैसे डील पहले ही हो चुकी हो, और यह भी कहता है कि उसे वह सच में एंटरटेनिंग लगता है। इसके साथ दोहा अपना ऑफर वापस ले लेता है। सायहू उसे याद दिलाने की कोशिश करती है कि वह गिल्ड लीडर है, लेकिन अफसोस वह बीच में ही रोक दी जाती है। दोशुआ अपने असिस्टेंट को बुलाता है, कहते हुए कि वह उनकी कोई चीज वापस कर रहा है। उसने पूछा कि क्या उन्हें एक खास पत्थर याद है। वह उस म्यूटेंट का माना क्रिस्टल दिखाता है जिससे वह पहले लड़े थे। जीहुन पूछता है कि दोहा क्रिस्टल वापस क्यों दे रहा है। दोहा बताता है कि एसोसिएशन ने अपनी रिसर्च खत्म कर ली है और उसने गिल्ड एक्वायर करने के बाद इसे वापस करने का प्लान बनाया था। इसके बजाय वह कहता है कि वह इसे अभी वापस देगा, 2 स्ट्रॉन्ग एलिमेंटलिस्ट्स के बीच एक जेस्चर के रूप में। जेआई हन उसे थैंक करता है। जैसे ही वह कहना शुरू करता है कि बस, उसे बीच में ही रोक दिया जाता है। सिल्फ, जो छोटे कुत्ते के साथ था, सीधा माना क्रिस्टल की तरफ उड़ता है और उससे टकरा जाता है। एक तेज रोशनी से रूम भर जाता है। जायुन के पीछे खड़े होकर दोहा बताता है कि माना क्रिस्टल्स एलिमेंटल्स को इवॉल्व करने के लिए यूज होते हैं। उसने जेआई हन को सलाह दी कि अगर वह और स्ट्रॉन्ग बनना चाहता है तो और कलेक्ट करे। दोहा ने कहा कि जितने ज्यादा क्रिस्टल्स वह इकट्ठा करेगा, उतना ही सी एल्फ मटेरियलाइज होने के करीब आएगा। जेआई हुन ने पूछा कि क्या यह सच था, क्या सी एल्फ सच में फिजिकल बॉडी पा सकता था। सीन फिर आईयूपीसी की कोरियन ब्रांच पर आता है। एक टेलीमार्केटिंग ऑपरेटर कस्टमर को कॉल करने के लिए थैंक करती है और पूछती है कि वह कैसे हेल्प कर सकती है। उसकी आवाज तुरंत शॉक में बदल जाती है। वह कॉलर से पूछती है कि क्या उनकी पालतू बिल्ली सच में क्रीचर बन गई। वह उन्हें चिंता न करने को कहती है, प्रॉमिस करते हुए कि वह ट्रांसफॉर्म्ड एनिमल को पकड़ने के लिए एक टीम भेजेगी। बैकग्राउंड में एक आदमी पूछता है कि एक प्रमोशनल पोस्टर में कितना टाइम लगेगा, और दूसरी आवाज जवाब देती है कि करीब 3 घंटे लगने चाहिए। 2 औरतें पास में बात कर रही हैं। एक अगले वॉलंटियर इवेंट के बारे में पूछती है। उसकी दोस्त जवाब देती है कि वह शायद 21st को है। ब्लू ड्रेस वाली औरत शिकायत करती है कि पिछली बार एक बूढ़ी औरत ने उसे गले लगाया था और इससे वह अनकंफर्टेबल हो गई थी। ग्रे ड्रेस वाली औरत कहती है कि कभी-कभी यह अच्छा हो सकता है। जैसे ही वह न्यूज़ ब्रॉडकास्ट के सामने बात करती है, ब्लू ड्रेस वाली औरत चाहती है कि और लोग उनके अच्छे काम देखें। उसे यकीन है कि काफी टाइम मिलने पर चीजें बहुत बदल जाएंगी। वह यह कहते हुए खत्म करती है कि हर वह इंसान जो उनके एफर्ट्स को मानता है, उसकी लाइफ को नया मतलब देता है। अचानक एक दहाड़ से वह दोनों डर जाती है। पंजों और गुर्राने की आवाजें आती हैं। ब्लू ड्रेस वाली औरत कहती है, डार्लिंग, एक सेबर टूथ टाइगर दिखाई देता है और उन्हें पता चलता है कि यह खाने का टाइम है। ग्रे ड्रेस वाली औरत कहती है कि उसे सही टाइम पर याद आ गया। ब्लू ड्रेस वाली औरत पूछती है कि क्या उसे खाना खरीदने जाना चाहिए, लेकिन उसकी दोस्त कहती है कि एक सर्विंग काफी है और कुछ ज्यादा हैवी नहीं। ब्लू ड्रेस वाली औरत एक कैबिनेट की तरफ जाती है ताकि अंदर कुछ चेक कर सके। कैबिनेट खोलने के बाद जो असल में एक बंधा हुआ इंसान दिखाई देता है। ब्लू ड्रेस वाली औरत उन्हें ग्रीट करती है। वह कहती है कि उसे यकीन नहीं हो रहा कि बूढ़ी औरत अभी भी जिंदा है और उसकी रेजिलियंस पर ध्यान देती है, जबकि दूसरी औरत बड़बड़ाती है कि वह कितने अनोइंग है। वह एक दरवाजा खोलती है और एक बूढ़ी औरत को फेंकती है टाइगर के पिंजरे में। रोती हुई औरत सुनाती है कि औरतें टाइगर को अपना खाना एंजॉय करने को कह रही हैं। टाइगर औरत के पास आता है और उसे पूरी तरह खा जाता है, कुछ भी नहीं छोड़ता। ब्लू ड्रेस वाली औरत कमेंट करती है कि टाइगर कितना क्यूट है और उसे अच्छे से खाने को कहती है। वह फिर सोचती है कि क्या एक सच में काफी है, लेकिन ग्रे ड्रेस वाली औरत कहती है नहीं, इतना काफी होगा। उन्होंने फिर अपने पीछे कुछ हिलने की आवाज सुनी। बाहर एक कार आती है और ब्लू ड्रेस वाली औरत कहती है कि लगता है मैनेजर्स आ गए हैं। एक स्टाइलिश आदमी कार से बाहर निकलता है, अलार्म लगाता है और सबको ग्रीट करता है। उसका नाम माई सोविंग लिम्ब है और वह इस आईयूपीसी ब्रांच का मैनेजर है। दूसरे उसे ग्रीट करते हैं और कोई पूछता है कि उसका ट्रिप कैसा रहा। वह जवाब देता है कि कोई यकीन नहीं करेगा कि उसने कितने खूबसूरत क्रीचर्स पकड़े। उनमें से एक उसे बेस्ट कहता है। माई सोविंग लिम्ब फिर उनका ध्यान मांगता है, कहते हुए कि उसके पास अच्छी खबर है। वह एक ब्रीफकेस खोलता है और अनाउंस करता है कि उन्होंने आखिरकार प्रोजेक्ट पूरा कर लिया है। माई सोविंग लिम्ब एक पिस्टल निकालता है जो एक सस्पिशियस लिक्विड से भरी है, प्रोटोटाइप को सक्सेस घोषित करते हुए। कोई पूछता है कि क्या ये वही है जो वह सब सोच रहे हैं। माई सोविंग लिम्ब फिर बुचन में भागे हुए कॉकेट्रीज की बात करता है। वह बताता है कि माना क्रिस्टल से एक म्यूटेंट बनाने की उनकी पहली कोशिश फेल हो गई क्योंकि क्रीचर की बॉडी काफी स्ट्रांग नहीं थी। उसके ऊपर म्यूटेंट को कंट्रोल करना लगभग इंपॉसिबल था। माई सोविंग लिम्ब आगे बोलता है, कहते हुए कि इस बार अलग होगा। जैसे ही वह टाइगर की तरफ देखता है, वह एनिमल को शूट करता है और घोषणा करता है कि वह इसे कुछ कीमती बनाएगा। टाइगर के पिंजरे से एनर्जी का एक धमाका होता है। जिस क्रीचर को उसने अभी शूट किया था, अब वह एक तेज पावर रेडिएट कर रहा है। माई सोविंग लिम्ब के चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान फैल जाती है। एक आदमी ताली बजाना शुरू करता है और तालियां ग्रुप में फैल जाती हैं। अपनी नई क्रिएशन को देखते हुए वह कहता है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि वह इतनी खूबसूरत चीज देखेगा। सीन फिर इंचन में बदलता है। एक रैंक 4 एरिया, लोग शांति से घूम रहे हैं, लेकिन फिर साइहू और जिहान आते हैं। साइहू देखती है कि यह एरिया में बैरियर है, पिछले वाले की तरह नहीं। जिहान बताता है कि उन्होंने सोचा था कि टाइगर्स को हैंडल करने में बहुत टाइम लगेगा, खासकर आईयूपीसी इंसिडेंट के बाद। जैसे ही जिहान एक और क्रिस्टल मिलने की अपनी किस्मत के बारे में बात करता है, साशिमी उसके ठीक पीछे आ जाता है। थका हुआ लगते हुए साशिमी पूछता है कि जिहान कल कहाँ था। साइहू चौंक जाती है और जिहान को वार्न करती है, लेकिन वह बस साशिमी को कैजुअली ग्रीट करता है। साशिमी शिकायत करता है कि जिहान ने उससे सारे टाइगर्स अकेले उठवाए और फिर गायब हो गया। जिहान माफी मांगता है, लेकिन साशिमी पलटकर पूछता है कि क्या उसके पास बस यही कहने को है। अचानक साशिमी बुरी तरह कांपने लगता है। फिर उतनी ही अचानक वह हिस्टेरिकल हो जाता है। साइहू पूछती है कि उसे क्या हुआ है। कहती है कि वह पागल की तरह बिहेव कर रहा है। अपना फोन ऊपर करते हुए साशिमी उनसे कहता है कि वह शांत रहें जब वह देखें कि उसके पास उन्हें क्या दिखाने को है। एक बार देखने के बाद वह दोनों
पागलों की तरह चिल्लाने लगते हैं। एक खुश साशिमी अनाउंस करता है कि टाइगर्स और कॉकेट्रीज तुरंत बिक गए। साइहू स्क्रीन पर इतने सारे जीरोस देखकर शॉक्ड चिल्लाती है कि यह 500 मिलियन वन है। साशिमी उनके पीछे खड़ा इसे ग्रैंड प्राइज कहता है। साइहू घुटनों पर गिर जाती है, मानते हुए कि उसने उसे हायर करके सही डिसीजन लिया। साशिमी कॉन्फिडेंस से कहता है कि जो कुछ भी वह क्लीन करता है उससे प्रॉफिट होना पक्का है। अपने सेलिब्रेशन के बाद साशिमी बताता है कि अब उनके कॉन्ट्रैक्ट को फिर से देखने का टाइम है और 10% फी मांगता है। जिहान उसे बीच में रोक देता है, कहते हुए कि यह 4% होगा, और साशिमी प्रोटेस्ट करता है, अब भी आर्ग्यू कर रहा है। साशिमी जोर देता है कि क्लीनअप बिजनेस में भी कुछ पॉलिसीज होती हैं जिन्हें फॉलो करना होता है। जिहान बस चिल्लाता रहा, 4%। वह आगे पीछे होते रहे। सुचिमी 8% ऑफर करता है, लेकिन जिहान ने 4 से जवाब दिया। साशिमी ने उस पर दिन दहाड़े चोरी का इल्जाम लगाया, लेकिन जिहान ने बस घोषणा की, ठीक है, एफ 4% ही है। एक हैरान साशिमी ने पूछा कि वह अपने आप से क्यों आर्ग्यू कर रहा था। एक समझदार आवाज बीच में आई, पूछते हुए कि वह दो बेवकूफ क्या कर रहे थे। फिर बैकग्राउंड में किसी ने बड़बड़ाया, वह फिर आ गई। वह आदमी मुड़ गया, क्यूरियस था कि उनका मतलब कौन था। पहले एक छोटा पंजा दिखाई दिया, फिर एक बहुत अनयूजुअल दिखने वाला चूहा दिखाई दिया। साइहू का चेहरा उतर गया जब उसे पता चला कि यह बस एक चिंचिला था। लोग फुसफुसाने लगे, पूछते हुए कि क्या वह उन टेमर्स में से एक थी। किसी और ने कहा, सोच रहा था कि उन्होंने उसे पहले क्यों नहीं देखा था, और उसे स्नोफ्लेक गिल्ड की यूरी मिन बताया। भीड़ ने बताया कि वह सेबर टूथ टाइगर्स का शिकार करने के लिए फेमस थी। जब किसी ने पूछा कि क्यों, तो जवाब था कि किसी को नहीं पता। इसी बीच यूरी एपी के 3 बेवकूफों के ठीक पास से गुजरी। पिग गिल्ड साइहू दूसरी तरफ यूरी मिन पर थोड़ा क्रश डेवलप कर रही थी। जिहान ने उनसे कहा कि टाइम वेस्ट करना बंद करें और एमए में जाएं। उसने बताया कि तमीर एक सेबर टूथ टाइगर स्पेशलिस्ट था। अगर वह नहीं हिले तो उसका चिंचिला सारे टाइगर्स को पकड़ लेगा। जैसे ही जिहान बात कर रहा था, चिंचिला अचानक उसके ठीक पीछे आ गया। उसने उसे देखा और पूछा, यह चीज मेरे पीछे क्या कर रही है। क्रीचर ने अपना मुंह पूरा खोला, अपने दांत दिखाते हुए। साइहू और सुशिमा ने उसे हटने के लिए चिल्लाया, लेकिन जिहान शांत था, उन्हें चिंता न करने को कहते हुए, क्योंकि वह उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तभी एक विंडो दिखाई दी, चिंचिला के उस पर अटैक करने के चांसेस कैलकुलेट करते हुए। साशिमी और सिहू जो देख रहे थे उससे पूरी तरह डिस्गस्टेड थे। चिंचिला की ओनर ने कमेंट किया कि उसका बिहेवियर कितना अजीब था, कहते हुए कि वह लगभग कभी किसी में इंटरेस्ट नहीं दिखाता। उस औरत ने फिर खुद को इंट्रोड्यूस किया। उसने कहा कि उनसे मिलकर खुशी हुई और उसका नाम स्नोफ्लेक गिल्ड की यूरी मिन था। फिर जीहान की बारी थी बोलने की। उसने खुद को इपिक का जीहान यू बताया और उसके बगल वाली औरत को इपिक की लीडर एसी हु किम बताया। यूरी ने पूछा कि क्या जीहान के पास घर पर हैमस्टर या कोई और रोडेंट्स थे। जीहान ने उसे बताया कि उसके पास कोई पेट्स नहीं थे। यूरी को अपने चिंचिला का रिएक्शन बहुत अनयूजुअल लगा और उसने सोचा कि इसकी कोई वजह जरूर होगी। तभी साशिमी ने उसे आवाज दी। उसने यूरी का हाथ पकड़ा और अपना इंट्रोडक्शन शुरू किया, उसे बताते हुए कि उसका नाम साशिमी था और वह मॉन्स्टर क्लीनअप सर्विसेज के लिए काम करता था। साशिमी ने उसे कहा कि वह उसे कॉल करे अगर उसे कभी क्लीनअप क्रू की जरूरत हो, लेकिन उसने जवाब दिया कि ठीक है। उसने उसे यकीन दिलाया कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। तभी चिंचिला उसके पीछे आ गया, गुस्से में दिखते हुए। कुछ बायस्टैंडर्स बैकग्राउंड में सीन देखने के लिए इकट्ठा हो गए थे। बेचारे साशिमी को इग्नोर किया जा रहा था। देखने वालों ने कमेंट किया कि उन्होंने कभी यूरी को दूसरी गिल्ड के लोगों से बात करते नहीं देखा था और वह आमतौर पर अनफ्रेंडली थी। बात फिर बदल गई जब उन्होंने पूछा कि क्या वह दोनों वही नहीं थे जो पहले दोहा के साथ थे। जिहान ने अपनी पीठ घुमा ली, देखते हुए कि पीओ उन्हें नोटिस करना शुरू कर रहे थे। यूरी को समझ आया कि उसने बहुत अटेंशन खींची थी और उसने माफी मांगी। जैसे ही वह चली गई, उसने उन तीनों को गुड लक कहा और जिहान ने भी वही किया अपने ख्यालों में। लेकिन जिहान ने यूरी और उसकी गिल्ड के बारे में सोचा। वह जानता था कि स्नोफ्लेक के बारे में कोई खबर आए हुए लगभग 3 साल हो गए थे। अपनी रेपुटेशन के साथ उन्हें रैंक 3 होना चाहिए था। वह सोच रहा था कि वह अभी भी रैंक 4 में क्यों अटकी हुई थी, लेकिन माना कि गेस करना उसका काम नहीं था। जिहान ने फिर सिशी को बुलाया कि उन्हें अंदर जाना चाहिए और वह मान गई। उसने क्लीनअप वाले आदमी से कहा कि गायब न हो और सुशिमी ने कहा ठीक है। सीन फिर ग्रीनस्केप नाम की एक बिल्डिंग पर बदल गया। वह दोनों अंदर गए। सही ने बताया कि कुछ ठीक नहीं लग रहा था। वह पहले ही 5वें फ्लोर तक पहुंच गए थे बिना किसी मॉन्स्टर से मिले। जिहान ने सुझाव दिया कि शायद उन्होंने बहुत टाइम लगा दिया और दूसरी गिल्ड्स पहले ही गुजर चुकी थी। सीढ़ियों के सामने खड़े होकर जिहान ने कहा कि उन्हें हर फ्लोर को सर्च करना होगा जैसे ही वह ऊपर जाएंगे। पीसाई ने पूछा कि वह एलिवेटर क्यों नहीं लेते और जिहान ने कहा कि वह एलिवेटर को सर्च करने वाले थे। पीछे वाले ने गेस किया कि शायद वह काम नहीं कर रहा होगा, तो वह दोनों चढ़ना शुरू हो गए। साई ने शिकायत की कि उसने एक मेज को सीढ़ियां चढ़वाई, जिस पर जिहान ने जवाब दिया कि हर मेज को अपनी स्टैमिना पर काम करना चाहिए। जैसे ही वह ऊपर चढ़ रहे थे, एक आदमी आया, पूछते हुए कि कौन है। उसने पूछा कि वह कौन थे। उसका नाम गाइमन था, नाइफ गिल्ड का एक मेंबर। गाइमन ने पूछा कि क्या उन्होंने फर्स्ट फ्लोर पर साइन नहीं देखा, कहते हुए कि बिल्डिंग को नाइफ गिल्ड फ्लोर्स 207 से 209 तक प्रोटेक्ट कर रही थी। सही गुस्से में बोली कि वह ऐसे ही चीजें डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन गाइमन ने जवाब दिया कि वह छोटी गिल्ड से डील नहीं कर सकता। गाइमन ने बताया कि यह एक अनस्पोकन रूल था जो उन्हें बेस्ट एमएएस सिक्योर करने के लिए इन एरियाज को क्लेम करने की परमिशन देता था। उसने कहा कि जब एक बड़ी गिल्ड एक लोकेशन क्लेम करती है तो लोअर रैंकिंग गिल्ड्स के पास ज्यादा चॉइस नहीं होती। उसने कहा कि यह उनकी तरह 2 मेंबर वाली गिल्ड पर भी लागू होता है और उन्हें तुरंत जाने को कहा। जिहान ने जवाब दिया कि नहीं, वह लोग थे जो जाएंगे। जिहान ने घोषणा की कि वह उन्हें रिपोर्ट करेगा क्योंकि सब जानते हैं कि एरियाज क्लेम करना इलीगल है। गाइमन ने उसे चुप रहने को कहा, पूछते हुए कि क्या जिहान को सच में लगता है कि एसोसिएशन कुछ करेगी। जिहान ने पूछा कि क्या यह एक थ्रेट थी। जैसे ही उसने अपने आसपास के ग्रुप को देखा, उसने एक टैंक, 2 वॉरियर्स और एक मेज गिने। सीढ़ियां तंग थी, उसने सोचा, जिससे उन चारों के लिए उस पर एक साथ अटैक करना मुश्किल होगा। उसने अपनी एबिलिटी ट्रिगर की, जीतने के अपने चांसेस को तोलते हुए। एक और आदमी ने हंसकर पूछा कि जिहान इसके बारे में क्या करेगा। जैसे ही वह सामने आए, एक विंडो दिखाई दी। 80% सक्सेस रेट दिखाते हुए गाइमन कंफ्यूज हो गया, सोच रहा था कि जिहान मूव क्यों नहीं कर रहा था। गाइमन अपने मेज की तरफ मुड़ा और पूछा कि वह बस वहां क्यों खड़ा था। उसे हेल्प करने का ऑर्डर दिया। मेज ने जवाब दिया कि वह जानता था और अटैक करने ही वाला था। वापस उस पल जिहान ने सिहू को चिल्लाया। उसने वापस बुलाया कि वह रेडी थी, पहले ही एक स्पेल कास्ट कर रही थी। साथ में उन्होंने अपने अटैक्स लॉन्च किए, एक पानी का और एक आग का। स्पेल्स टकराए, एनर्जी का एक बहुत बड़ा धमाका करते हुए। धमाके ने बिल्डिंग को चीर दिया, दीवार में एक छेद कर दिया। जिहान और सिहू तुरंत सीढ़ियां चढ़ने लगे जितनी तेज वह कर सकते थे। दूसरे आदमी चिल्लाए कि वह भाग रहे थे। सिहू ने उन पर एक और स्पेल कास्ट किया। आदमियों के आसपास आग का एक घेरा बन गया, उन्हें फंसा हुआ और कंफ्यूज छोड़ते हुए। इसी बीच जिहान गाय की तरफ कूदा, एक बार करने के लिए रेडी। गाय ने जिहान का अटैक रोका। उसने पूछा कि इतना कमजोर आदमी रैंक 4 एरिया में क्या कर रहा था। जिहान ने जवाब दिया कि वह आदमी बहुत बोलता था और बताया कि उसका पूरा शरीर एक्सपोज था।
गाय को जोर से लगा और वह जमीन पर गिर गया। वह वापस वहीं पहुंच गया जहां से उसने शुरू किया था, जमीन से। उसने पूछा कि क्या उन दोनों को सच में लगता है कि वह इससे बच जाएंगे, उन्हें अपनी गिल्ड के बदले की धमकी देते हुए। जीहान ने उसे बीच में रोका, अपनी तलवार को गाय के सर के ठीक बगल में जमीन में मारते हुए। उसने फिर पूछा कि उसकी गिल्ड एक मरे हुए आदमी के लिए क्या कर सकती है। उनके बीच एक नया आदमी आया, गाय से कहते हुए कि उसका ग्रुप उनसे लड़ने के लिए काफी स्ट्रांग नहीं था। सीहू ने पूछा कि क्या उसे वहीं खत्म कर देना चाहिए। फंसे हुए आदमियों में से एक सोच रहा था कि वह इतने सारे स्पेल्स कैसे कास्ट कर सकती थी। और ये दोनों कौन थे? दो और आदमी दिखाई देते हैं, दिखाई दिए एक दूसरे पर चिल्लाते हुए कि जल्दी करो और आग बुझाओ, लेकिन उसके पार्टनर ने कहा कि वह वाटर मैजिक में अच्छा नहीं था। एक गंजे आदमी ने शिकायत की कि उन्होंने अभी तक टाइगर भी नहीं देखा था और वह पहले ही इस फालतू चीज पर एनर्जी वेस्ट कर रहे थे। जैसे ही उसने यह कहा, वह पीछे मुड़कर देखा। एक औरत ने फिर वाटर स्पेल का यूज किया आग बुझाने के लिए। उस औरत ने अनाउंस किया कि आग आखिरकार बुझ गई थी, लेकिन जब वह मुड़ी तो एक म्यूटेंट टाइगर गंजे बाइस्टैंडर को खा रहा था। वह बीस्ट के जबड़ों के अंदर से मदद के लिए चिल्लाया। उस डरावने नजारे को देखने के बाद वह औरत डर के मारे भाग गई। सीहू और जिहान ने चीखें सुनी जो इमरजेंसी स्टेयर से आती हुई लग रही थी। उसने पूछा कि क्या यह एक सेबर टूथ टाइगर हो सकता है, लेकिन जिहान ने कहा कि चीखें उसके लिए बहुत तेज थी, कुछ और होना चाहिए था। उसने फिर अपनी एबिलिटीज एक्टिवेट की। एक सिस्टम विंडो दिखाई दी, उसके बचने के चांसेस कैलकुलेट करते हुए। उसी पल टाइगर उनके ठीक सामने आया, अपने शिकार के खून से लथपथ। क्रीचर दहाड़ा, वह डरावना सेबर टूथ टाइगर फिर दहाड़ा, इसे सीधा जिहान और सीहू पर निशाना बनाते हुए। विंडो अपडेट हुई, सिर्फ 0.5% बचने का चांस दिखाते हुए। म्यूटेंट फिर सीधा उनकी तरफ चार्ज किया। सैशु ने पूछा कि क्या वह एक टाइगर था, और जीहान ने कंफर्म किया कि यह एक बहुत पावरफुल म्यूटेंट था। जीहान ने देखा कि उसने इस जैसा म्यूटेंट कभी नहीं देखा था, यह बाकी सबसे अलग था। इसी बीच गाय और दूसरा बाइस्टैंडर शॉक में फ्रीज हो गए थे, सोच रहे थे कि वह चीज क्या थी। जीहान जल्दी से उनकी तरफ मुड़ा, कहते हुए कि उसे इससे लड़ने के लिए उनकी हेल्प चाहिए थी, लेकिन गाय पहले ही भाग रहा था, चिल्लाते हुए कि यह बेकार था और उन चारों में से कोई भी इसे हरा नहीं सकता था। जीहान ने उन्हें डरपोक कहा। उसे अपने आप से मानना पड़ा कि वह और सीहू अकेले इस म्यूटेंट को हराने के लिए काफी नहीं थे। मॉन्स्टर ने जमीन पर पैर पटका, उसे तोड़ते हुए। जैसे ही वह उनकी तरफ दौड़ा, जीहान ने सीहू को वार्न किया कि वह आ रहा था। उसने जल्दी से अपनी तलवार निकाली। बिल्कुल आखिरी पल में उसने मुश्किल से म्यूटेंट का अटैक रोका। जीहान को समझ आया कि वह कितना स्ट्रांग था। उसकी तलवार टूट जाती अगर उसमें एलिमेंटल पावर नहीं होती। उसने डिसाइड किया कि उसे इसे जल्दी से एक ही पावरफुल स्ट्राइक से खत्म करना होगा। जब वह ख्यालों में खोया हुआ था, म्यूटेंट ने अपने तेज पंजे उस पर मारे, लेकिन साहू ने सही टाइम पर अपना स्पेल कास्ट किया जीहान को बचाने के लिए। उसने उससे कहा कि यह उसका चांस था और अपनी पूरी ताकत से अटैक करे। उसने वार किया, अपनी स्किल का यूज करते हुए अपने एलिमेंटल्स को चैनल करने के लिए। अपनी पावर को अपनी तलवार में अटैक का म्यूटेंट पर कोई असर नहीं हुआ। क्रीचर ने पलटवार किया, जिहान के सर पर मारा और उसे हवा में फेंक दिया, जबकि वह खून खांस रहा था। जिहान कराहया, कहते हुए कि उसने वह हिट आते हुए देखा भी नहीं था। साइहुए ने मॉन्स्टर पर अपनी विंड एरो एबिलिटी से अटैक करने की कोशिश की। म्यूटेंट ने देखा कि तीर उसकी तरफ आ रहे थे और उसने आसानी से हर एक को डॉज किया जो उसने बनाया था। सीहू के पास कोई ऑप्शन नहीं था आने वाले अटैक को रोकने का। उसी पल यूरिमिन और उसका चिंचिला उन्हें बचाने के लिए आए। चिंचिला ने तुरंत म्यूटेंट पर चार्ज किया। उसने सी ह्यूग को बिल्कुल सही टाइम पर बचाया और दोनों क्रीचर्स टकराने लगे। चिंचिला ने सच में उस बड़े टाइगर को एक तरफ फेंक दिया। उसने जो गड्ढा छोड़ा था उसे देखते हुए सीहू ने कहा कि उस छोटे से ने उसे आखिरी सेकंड में बचाया था। यूरिमिन ने बताया कि उसने पास में एक एक्सप्लोजन सुना था, लेकिन उन्हें मिलने की कभी उम्मीद नहीं की थी। उन्हें फिर से ग्रीट करने के बाद सीहू ने बस कहा कि यह स्नोफ्लेक की यूरिमिन थी। यूरी ने फिर जिहान की तरफ देखा और कहा कि वह बहुत बुरी हालत में था। उसने ऐसी हु से कहा कि जिहान को पकड़े और वहां से निकल जाए, प्रॉमिस करते हुए कि वह म्यूटेंट को खुद हैंडल करेगी। सीहू ने सुझाव दिया कि उन्हें दूसरे हीरोज को बुलाना चाहिए, लेकिन यूरीमिन ने उसे यकीन दिलाया कि ठीक है, क्लेम करते हुए कि कोई भी सेबर टूथ टाइगर उसके लिए मैच नहीं था। सीहू ने यूरी की आंखों और उसकी आवाज के टोन में एक अलग बदलाव देखा। इसके साथ यूरी बिल्डिंग से कूद गई सीधा म्यूटेंट की तरफ। इसी बीच चिंचिला पहले ही टाइगर पर बहुत ज्यादा प्रेशर डाल रहा था। टाइगर को इतना पावरफुल पंच लगा कि उसने खून थूका। ब्लोज का एक और झोंका लगा और खून उड़ा। यूरी अभी भी हवा में गिरते हुए चिला को आवाज दी, जो तुरंत उसकी तरफ देखा, म्यूटेंट की तरफ इशारा करते हुए। यूरी ने एक स्पेल कास्ट किया जो सीधा टाइगर पर लगा। चिला, जो बीस्ट को मार रहा था, जल्दी से एक तरफ हट गया, यूरी के अटैक को अपने टारगेट पर लगने दिया। टाइगर कुछ पल के लिए बर्फ में कैद हो गया, लेकिन उसने आखिरकार कैद को तोड़ दिया और आजाद हो गया। यूरी उतरी और कहा कि म्यूटेंट अब भी हिल सकता था, उसके अटैक के बाद भी। ये वाला बिल्कुल अलग लेवल का था। म्यूटेंट फिर सीधा उनकी तरफ चार्ज किया। एक बार फिर यूरी ने एक और आइस अटैक किया। इस बार स्पेल तेज था, लेकिन वह फिर भी म्यूटेंट को हिट करने के लिए काफी नहीं था, जिसने सब कुछ डॉज किया। जबकि टाइगर आगे बढ़ रहा था, यूरी जानती थी कि उसकी कहीं ना कहीं कोई कमजोरी जरूर होगी। म्यूटेंट टाइगर अचानक गिर गया घुटने के जॉइंट पर लगने के बाद। यूरी ने कहा कि वो काफी टाइम तक हिल नहीं पाएगा। उसने बताया कि सेबर टूथ टाइगर्स में एक्स्ट्रॉर्डिनरी फिजिकल स्ट्रेंथ होती है। उसने कहा कि उनकी फ्लेक्सिबिलिटी एक नेचुरल ट्रेट है, लेकिन जब उनकी मसल्स ठंड से कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो उनके जॉइंट्स अपना वेट सपोर्ट नहीं कर पाते। यूरी ने फिर टाइगर से घोषणा की कि लड़ाई खत्म हो गई थी और उसकी गलती थी कि उसने आइस एरोज को लगने दिया। ऊपर से देखते हुए सीहू ने कमेंट किया कि यूरी कितनी अमेजिंग थी और उनके पास कभी कोई चांस नहीं था। घायल जिहान ने सीहू को आवाज दी, जो उसके पास गई। उसने उससे कहा कि उसे यूरी की हेल्प करने जाना चाहिए, लेकिन सीहू ने जवाब दिया कि जरूरत नहीं थी, क्योंकि यूरी ने पहले ही सेबर टूथ टाइगर को हरा दिया था। जिहान लेकिन सहमत नहीं था, कहते हुए कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। उसने फिर अपनी एबिलिटी एक्टिवेट की और यूरी के जीतने के चांसेस कैलकुलेट करना शुरू किया। जिहुन को यकीन था कि यूरी बहुत मुश्किल में थी, भले ही वह फाइनल ब्लो के लिए आगे बढ़ रही थी। यूरी ने टाइगर को जल्दी खत्म करने का प्रॉमिस किया, लेकिन अचानक क्रीचर गुस्से में वापस अपने पैरों पर खड़ा हो गया। आगे और सेबर टूथ टाइगर्स हर तरफ से दिखाई दिए। तरफ से एक सिस्टम विंडो दिखाई दी। उसकी सक्सेस रेट अब 10% से नीचे गिर गई। पूरा पैक सीधा यूरी की तरफ चार्ज किया, उसे चीरने के इरादे से। अपने वांटेज पॉइंट से जीहुन ने देखा कि हर एक टाइगर अब एक ही जगह पर था। वह जानता था कि अब या कभी नहीं, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। जीहुन साइहू की तरफ मुड़ा और पूछा कि क्या वह लेविटेशन का यूज करके उन्हें जमीन पर ला सकती है। उसने हाँ कहा, लेकिन माना कि वह इसमें बहुत अच्छी नहीं थी। जीहुन ने उसे गले लगा लिया, उससे कहते हुए कि जब वह कहे तो स्किल का यूज करे। उसके चेहरे पर शर्म आ गई जब उसने उसका नाम लिया। एक चमकदार ग्रीन गोला पकड़े हुए जीहुन ने कहा कि यही एक तरीका था, और इसके साथ वह छत से कूद गया। साइहू को अपनी बाहों में लिए जीहुन ने अपनी हेस्ट एबिलिटी एक्टिवेट की। जब वह नीचे गिर रहे थे, साइहू ने उससे रुकने की भीख मांगी, उससे कम प्लान बताने को कहते हुए। नीचे के सेबर टूथ
टाइगर्स ने ऊपर देखा, हवा में उन पर झपटा मारने के लिए रेडी, लेकिन फिर स्पेल्स की एक बौछार पैक पर गिरी। उन्हें कास्ट करने वाली यूरी मिन थी। उसका ध्यान भटक गया था, जिससे एक टाइगर को पीछे से आने का मौका मिल गया। बिल्कुल सही टाइम पर चिला कूदा और उसे बचाया। अब चिला और यूरी मिन दोनों बीस्ट से पूरी तरह घिर गए थे। यूरी लड़ाई से थक चुकी थी, शिकायत करते हुए कि टाइगर्स खत्म नहीं हो रहे थे। भीड़ से घिरी हुई वह जानती थी कि उसे म्यूटेंट को जल्दी ढूंढना होगा, इससे पहले कि वह अटैक करे या रिजेनरेट हो। तभी उसने सुना ऊपर से एक अजीब आवाज, वह शोर। बिल्कुल, वह दो बेवकूफ थे जो अभी बिल्डिंग से कूद गए थे। जीहून ने सीहू को चिल्लाया कि वह अपनी लेविटेशन यूज करे, और अभी करे। उसने तुरंत बात मानी। साइहू ने अपनी लेविटेशन एक्टिवेट की। जीहून ने उनके नीचे गिरने की स्पीड कम होते हुए महसूस की, लेकिन उसे समझ आया कि यह उन्हें पूरी तरह रोकने के लिए काफी नहीं था। उसके पास कोई चॉइस नहीं थी सिवाय अपनी माना का यूज करके उनके गिरने को रोकने के, भले ही वह जानता था कि उसे इसे बचाना चाहिए था। साइहू ने पूछा कि क्या उसने कर लिया था। जीहून ने अपना अटैक रेडी किया, कहते हुए कि उसने परफेक्ट स्पॉट पर लॉक कर लिया था। उसे बस, उसने कहा, इसे काटना था जैसे उसने म्यूटेंट कॉकेट्रीज के साथ किया था। उसने फिर हर सेबर टूथ टाइगर पर एक डेवास्टेटिंग अटैक किया जो उसे दिखाई दे रहा था। उनके आसपास की जमीन तबाही में फट गई, और बस ऐसे ही वह दोनों जमीन पर थे, सेफ। लेकिन जीहान इतनी माना यूज करने के बाद पूरी तरह थक गया था। यूरीमिन उनकी तरफ दौड़ी, गुस्से में, और उन्हें याद दिलाया कि उसने उन्हें दूर रहने को कहा था। जीहुन ने पलटकर जवाब दिया, पूछते हुए कि क्या यह उन लोगों को थैंक करने का कोई तरीका था जो अभी हेल्प करने आए थे। यूरी ने जोर दिया कि उसे कभी उनकी हेल्प की जरूरत नहीं थी और उसके पास सब कुछ कंट्रोल में था। जीहुन ने फिर पूछा कि उसका इन टाइगर्स के साथ क्या डील थी। चिला ने जीहुन को गुस्से से घूरा, एक लुक जो सीहू ने मिस नहीं किया। साइहू ने चिल्लाया कि अटैक कुछ टाइगर्स को मिस कर गया और उन्हें केयरफुल रहना होगा। जीहान ने बताया कि यह पहले वाले टाइगर्स नहीं थे, लगता था कि म्यूटेंट किसी तरह और टाइगर्स को लड़ाई में बुला रहा था। यूरीमिन ने कहा कि उसके जॉइंट्स पूरी तरह से खराब हो जाने चाहिए थे। जीहान ने गेस किया कि उसके पास किसी तरह की रीजनरेशन एबिलिटी होगी। उसने पलटकर जवाब दिया कि उसने ऐसी पावर कभी नहीं देखी थी। बस एक सेकंड के लिए उसका ध्यान बहुत पहले की एक याद में चला गया। एक लड़की जो केचप जैसी चीज से ढकी थी उसे दूर हटने को कह रही थी। जब यूरीमिन ख्यालों में खोई हुई थी, जीहान ने चिल्लाया कि म्यूटेंट पहले ही बहुत डैमेज हो चुका था और वह इसे जल्दी खत्म कर सकते थे। लेकिन जैसे ही उसने यह कहा, यूरीमिन अचानक सीधा क्रीचर की तरफ चार्ज की। जीहान ने उसका नाम चिल्लाया, लेकिन उसे वह सुनाई नहीं दिया और वह बस आगे बढ़ती रही। वह समझ नहीं पा रहा था कि वह अचानक पागल क्यों हो गई थी और अकेले अंदर क्यों दौड़ गई थी। पीछे मुड़ते हुए जीहान ने साइहू से कवर मांगा और वह तुरंत मान गई। टाइगर्स यूरीमिन की तरफ झुंड बनाकर बढ़े। उसने अपने स्पेल्स अनलीश किए, उनमें से पूरे पैक को गिरा दिया। अब म्यूटेंट के सामने उसने फिर से कास्टिंग शुरू की। एक और टाइगर झपटा, उसके पैर से पकड़ने की कोशिश करते हुए। यूरीमिन ने चिल्लाया कि वह उसके रास्ते से हट जाए और उसे एक गुड़िया की तरह एक तरफ फेंक दिया। लेकिन उस स्प्लिट सेकंड में जब उसका गार्ड नीचे था, म्यूटेंट अंदर दौड़ा, पंजे फैलाए हुए। उसने देखा कि म्यूटेंट ने एक अनबिलीवेबल स्पीड से रिजनरेट कर लिया था। दहाड़ता हुआ क्रीचर रूम से बाहर निकलता रहा। उसी टाइम जीहान ने अपना अटैक लॉन्च किया, कहते हुए कि उसे खाना शायद अच्छा आइडिया नहीं था। उसने मजाक में कहा कि ठंडा खाना म्यूटेंट को पेट दर्द दे सकता है। एक पल भी वेस्ट किए बिना जीहान ने डिस्टेंस कम किया और क्रीचर पर और अटैक्स किए। इस बार उसके स्ट्राइक्स लगते हैं और सच में डैमेज करते हैं। चिला ने अपना मौका देखा और जीहान की हेल्प करने के लिए कूदा, और साइहू ने उसका पीछा किया। जैसे ही जीहान फाइनल ब्लो के लिए म्यूटेंट पर चार्ज किया, उसने चिल्लाया कि यह अंत था। लेकिन अचानक यूरी माइन उसके ठीक सामने कूद गई, उससे कहते हुए कि उसे मारे नहीं। जीहान ने अपना अटैक बिल्कुल सही टाइम पर रोक लिया। उसने पूछा कि वह क्या कर रही थी, जोर देते हुए कि उसे रिजेनरेट होने से पहले वार करना होगा। उसने बताया कि उसे इसे जिंदा पकड़ना होगा, कि इसे मारना कोई ऑप्शन नहीं था। जहान ने पूछा कि क्या सच में यही उसका प्लान था, और उसे हटने को कहा। फिर उसने उससे पूछा कि क्यों, वह ये क्यों कर रही थी। लेकिन जब वह आर्ग्यू कर रहे थे, म्यूटेंट वापस अपने पैरों पर खड़ा हो गया। वह सीधा यूरीमिन की तरफ झपटा, उसे चीरने के लिए रेडी। साइहू और जीहान बस वहीं खड़े रह गए, फ्रीज होकर सोच रहे थे कि वह क्या सोच रही थी। म्यूटेंट फिर दहाड़ा और सीहू ने वार्न किया कि हर दहाड़ और टाइगर्स को बुलाती थी। जीहान का दिमाग तेज चल रहा था, एक प्लान सोचने की कोशिश कर रहा था, अब जब उसके पास पूरी तरह माना खत्म हो गई थी। बैकग्राउंड से एक आवाज सीन को पैथेटिक कहती है, और बोलने वाला ग्रेविटी एबिलिटी का यूज करता है। जीहान तुरंत पूछता है कि कौन है। वह आदमी जवाब देता है कि जीहान अभी भी एक एमेटर है, एक आवाज जिसे वह तुरंत पहचान लेता है। बोलने वाला आगे बोलता है, कहते हुए कि भले ही जीहान ने रैंक 4 एग्जाम पास कर लिया, वह अभी भी कमजोर और एक डिसअपॉइंटमेंट है। एक और बाइस्टैंडर कहता है कि वह इतना इंप्रेसिव प्रोडिजी नहीं है, लेकिन एक यंग औरत कहती है कि वह इंप्रेस्ड है कि उसने इतनी देर तक संभाला। नए लोग सुकिन की क्रू हैं, और वह उनसे कहता है कि बात करना बंद करें और चीजें जल्दी खत्म करें। म्यूटेंट के क्रिएशन के पीछे वाला आदमी कहता है कि उसने इसकी उम्मीद की थी, गेस करते हुए कि वह लेवल 3 डाइस गिल्ड क्रू होंगे। मसोयन लिम फिर कहता है कि उसने सोचा था कि वह कम से कम एक लेवल 1 स्क्वाड भेजेंगे। मिसोयन लिम का असिस्टेंट उनका अगला मूव पूछता है, और वह जवाब देता है कि उनके पास रिट्रीट करने के सिवाय कोई चॉइस नहीं है। उसने कहा कि यह पूरा नुकसान नहीं था, भले ही माना क्रिस्टल पिछले कुछ मिनट्स में पूरे शरीर में फैल गया था। मसोयन लिम माना क्रिस्टल की पावर को कितना इंप्रेसिव और फैसिनेटिंग बताता है। आखिर में वह उन्हें ओरिजिनल प्लान के साथ कंटिन्यू करने का ऑर्डर देता है। सुक्विन की क्रू उस ग्रोटेस्क सीन को देखती है और पूछती है कि म्यूटेंट को क्या हो रहा है। सुकियन कहता है कि इसका मतलब बस हीरो डिपार्टमेंट के लिए और काम है। जीहान फिर दिखाई देता है, दूसरों द्वारा उठाया हुआ जो साथ आए थे। वह ऐसी हु की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन वह जोर देती है कि उसे हेल्प की जरूरत नहीं थी और वह ठीक थी। चिला और यूरीमिन खड़े थे जब उन्होंने एक अलग प्रेजेंस महसूस की। उनमें से एक आसपास देखता है कि वह क्या है। सीन बदलता है, एक वीक आगे बढ़ते हुए। जीहान अपना फोन पकड़े हुए है जहां दिन की न्यूज दिखाई दे रही है। कोई पूछता है कि अंदर क्या हुआ। हाशिमी आता है कहते हुए कि जिस एमए में वह थे वह न्यूज में है, और पूछता है कि जीहान इतना घायल क्यों है। जीहान जवाब देता है कि सिविलियंस को पता नहीं चल सकता। सुशीमा जोर देता है कि उसे जानने का हक है क्योंकि वह पार्टनर्स हैं। जीहान अपने आप से सोचता है कि उसे कभी हायर नहीं करना चाहिए था। फिर बताया जाता है कि उस दिन क्या हुआ था। उस एमए में 8 हीरोज मरे थे। हीरो डिपार्टमेंट ने सेबर टूथ टाइगर्स की संख्या को पूरी तरह से कम आंका था। म्यूटेंट के आने से एक इन्फा टाइगर्स का नतीजा एक अनप्रेसिडेंटेड ट्रेजेडी थी, और जीहान कहता है कि उसे तब से बुरा लग रहा है। वह कहता है कि सब कुछ प्लान्ड लगा, जैसे ये बस एक रैंडम घटना नहीं थी और म्यूटेंट बाकी सबसे अलग था। उसने फिर कहा, शायद उसे इस पर ज्यादा नहीं सोचना चाहिए क्योंकि हीरो डिपार्टमेंट इन्वेस्टिगेशन रिजल्ट्स रिलीज करेगी। साशिमी कमेंट करता है कि उसने आज ऐसी हुई को नहीं देखा। इस पर जीहान जवाब देता है कि वह कुछ काम से गई थी और जल्दी वापस आ जाएगी। तभी एक फोन बजने लगता है। साशिमी देखता है कि उसने उस पर्टिकुलर फोन पर पहले कभी कॉल आते नहीं देखा था। जीहान बताता है कि यह वह लाइन है जो गिल्ड के सारे हीरोज से कम्युनिकेट करने के लिए यूज होती है, लेकिन कोई एपिक को इस पर क्यों कॉल करेगा। उसने
जवाब दिया कहते हुए, ये एपिक है, मैं कैसे हेल्प कर सकता हूँ। दूसरी तरफ की आवाज़ उसे एक खुश शी से बीच में रोक देती है। उसने खुद को स्नोफ्लेक की यूरी मिन बताया। जिहान हैरान हो जाता है, हेल्प मांगते हुए, कि क्या ये सच में वह थी, जबकि साशिमी शॉक में देख रहा था। जिहान फिर पूछता है कि इस कॉल का क्या रीजन है। साशिमी मजाक में किसी से पॉपकॉर्न देने को कहता है। यूरी मिन इस लाइन का यूज करने के लिए माफी मांगती है, कहते हुए कि यह उसके पास उससे कॉन्टैक्ट करने का अकेला ऑप्शन था, लेकिन जिहान कहता है कि ठीक है। उसने फिर उसकी इंजरीज के बारे में पूछा और उसने जवाब दिया कि वह लगभग पूरी तरह ठीक हो गई है। उसने पूछा कि वह कैसा फील कर रहा है और उसने उसे बताया कि वह ठीक है। वह उसकी अनईजी टोन से महसूस कर सकता है कि कुछ गड़बड़ है। उसे डाउट था कि वह सिर्फ उसकी खबर लेने के लिए इस लाइन का यूज करेगी। फिर वह कहती है कि जो वह कहने वाली है वह अचानक है, लेकिन वह पूछती है कि क्या वह आज डेट पर जा सकते हैं। साशिमी पॉपकॉर्न खाते हुए चिल्लाता है, पूछते हुए कि क्या उसका मतलब आज है, और कहता है कि यह इंपॉसिबल है। सीन एक बिल्डिंग पर बदलता है। साइहू अपने पिता से बात करते हुए दिखाई देती है। वह पूछती है कि वह कैसे हैं। उसने जवाब दिया कि उसने सुना था कि उसकी एमए जोन में एक म्यूटेंट के साथ लड़ाई हुई थी, और पूछता है कि क्या उसे चोट लगी है, जिस पर वह जवाब देती है कि नहीं। उसने फिर उसे डांटा, कहते हुए कि उसे और केयरफुल रहना चाहिए, और उसे याद दिलाया कि सपोर्ट सबसे कॉमन टारगेट्स होते हैं। उसने उसे रुकने को कहा क्योंकि उसने यह बार बार कहा था। वह बस दोहराता है कि अगर कुछ गलत हो तो उसे पीछे देखे बिना भाग जाना चाहिए। साइहू उसे रुकने को कहती है। वह कहता है कि यह जानकर अच्छा लगा कि उसने किसी रिलायबल के साथ पार्टनरशिप की है। शर्माते हुए उसने माना कि जीहान सच में उसके और गिल्ड के लिए बहुत हेल्पफुल रहा है। उसने अपने पिता से कहा कि अगर वह जीहान से नहीं मिली होती तो वह अभी भी उसी जगह अटकी हो सकती थी। वह सहमत है। उसके पिता का नाम जिएनो किम बताया जाता है, क्योटो, टोक्यो में रिसर्च के हेड। वह कहता है कि वह जीहान से कभी मिलना चाहेगा। इसके अलावा वह बताता है कि जीहान एक हीरो है जिसने अपनी माँ की पावर्स इनहेरिट की है, और उसके पास उसके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। उसका असिस्टेंट आता है और उससे कहता है कि उसे अभी आए हुए सैंपल को रिव्यू करना होगा। वह जवाब देता है कि वह रास्ते में है और उससे आगे बढ़ने को कहता है। फिर वह अपनी बेटी से कहता है कि उसे फोन रखना होगा, लेकिन वह उससे रुकने को कहती है और पूछती है कि वह कोरिया कब आ रहा है। उसने जवाब दिया कि यह उसकी माँ की मौत की एनिवर्सरी पर होगा। वह शिकायत करती है कि उसने उस पर फोन काट दिया और कहती है कि यह उसकी आदत है। वह अंगड़ाई लेती है और कहती है कि उसे अपना घर का काम जल्दी खत्म करना होगा। उसका फोन बजने लगता है और वह सोचती है कि वह क्यों कॉल कर रहा है। सीन फिर बदलता है। इस बार जयहान बहुत अच्छे से तैयार है और बहुत चार्मिंग लग रहा है। दिखाया जाता है कि जाने से पहले साशिमी ने जयवान को एक गुड लक चार्म दिया था। जयवान पूछता है कि यह किस तरह की लक लाने वाला है। वह कहता है कि उसने इसे सिर्फ इसलिए पहना है क्योंकि सुशिमी उसे इसके बारे में परेशान करना बंद नहीं कर रहा था। जब वह डिस्ट्रैक्टेड था, यूरीमिन उसे आवाज देती है। उसने पूछा कि क्या उसने उसे ज्यादा देर इंतजार कराया। जिहान ने अपने मन में सोचा कि वह एमए जैसी बिल्कुल नहीं लग रही थी। उसने उससे बताया कि वह अभी पहुंचा है और वह राहत महसूस कर रही थी। पहले कौन पहुंचा इस पर थोड़ी देर बात करने के बाद यूरीमिन ने बताया कि उसने पहले ही एक रेस्टोरेंट में टेबल बुक कर ली थी। इसी बीच साशिमी पॉपकॉर्न खा रही थी और सायहू को बताया कि वह दोनों लंच के लिए जा रहे हैं। एक जेलस सायहू ने सोचा कि जीहान क्या सोच रहा है। वह पक्की थी कि यह सब यूरी की जीहान को पाने की चाल थी। गुस्से में थी कि यूरी उन पर टीयर चलाने के बाद ऐसा करने की हिम्मत करेगी। गिल्ड मास्टर के रूप में सायहू ने फैसला किया कि यह बिल्कुल गलत है। सीन रेस्टोरेंट में बदल गया जहां जीहान और यूरीमिन अपना खाना खा रहे थे। यूरी ने कहा कि कॉफी की खुशबू कितनी अच्छी है और जीहान मान गया। सायहू अपने ख्यालों में डूबी हुई थी, दोहराते हुए कि यह ठीक नहीं था। वापस टेबल पर जीहान ने यूरी की उसकी सही डार्क थ्रोज के लिए तारीफ की। उसने फिर उसका टेडी बेयर उठाने की पेशकश की, लेकिन उसने उससे कहा कि ठीक है और उसे कोई मदद नहीं चाहिए। साशिमी ने कहा कि यह सब बहुत सस्पिशियस लग रहा था, लेकिन सायहू ने एक शब्द भी नहीं कहा। इसके बजाय उसने चुचिमी को पंच मारा और ऐलान किया कि यह साफ तौर पर एक डेट थी। एक चोट लगे चेहरे के साथ साशिमी ने पूछा कि क्या वह बस ऐसा होने देगी। सिहू ने जवाब दिया कि उसके पास कोई वजह नहीं है कि वह जीहान जिससे डेट करना चाहे उसमें शामिल हो। फिर भी वह इस एहसास को झटक नहीं पा रही थी कि जबकि उसे इंटरफियर नहीं करना चाहिए, कुछ तो था जो उसे परेशान कर रहा था। सीन फिर जीहान और यूरी पर वापस आ गया। जीहान ने कहा कि उसने एंजॉय किया और यूरी मान गई कि उसे बहुत बेहतर महसूस हुआ। जीहान ने फिर उससे कहा कि वह असली वजह बताए जिसकी वजह से उसने उसे बुलाया था। जब उसने पूछा कि उसका क्या मतलब है, उसने साफ किया कि उसने उसे सिर्फ घूमने के लिए इनवाइट नहीं किया था। यूरी ने माना कि वह उसके इस बात को उठाने का इंतजार कर रही थी। उसने कन्फेस किया कि वह उम्मीद कर रही थी कि वह उसके साथ कहीं आएगा। जीहान ने अंदाजा लगाया कि यह एक हॉस्पिटल है और उसने कंफर्म किया, समझाते हुए कि उसकी बहन वहां पेशेंट थी। जैसे ही वह हॉस्पिटल में घुसे, जीहान ने सोचा कि उसकी बहन को क्या हुआ था। उसने पूछा कि क्या वह कमरे में जा सकता है। अचानक उसकी एबिलिटी अपने आप एक्टिवेट हो गई। यूरी ने समझाया कि अंदर जो शख्स था वह उसकी बहन थी, सोयोन। सिस्टम विंडो जो आमतौर पर परसेंटेजेस दिखाता था, अब लड़की की मेडिकल कंडीशन दिखा रहा था। जीहान ने शब्द पढ़े, मैनिक डेकोरेशन सिंड्रोम, और सोचा कि यह क्या था। यूरी ने फिर उससे बताया कि उसकी बहन ही असली वजह थी जिसकी वजह से वह टाइगर्स को बचाना चाहती थी। यूरी ने समझाया कि 4 साल पहले एक टाइगर अटैक की वजह से उसकी बहन कोमा में चली गई थी। तब से वह जागी नहीं है और डॉक्टर्स बिल्कुल हैरान हैं। जायुन समझ गया कि यही वजह थी जिसकी वजह से वह टाइगर्स का शिकार करने में इतनी ऑब्सेस्ड थी। यूरी ने कंफर्म किया, यह मानते हुए कि उसने सोचा था कि अगर वह कोशिश करती रहेगी तो उसे जवाब मिल जाएगा, लेकिन अब वह जानती थी कि वह पूरे टाइम गलत थी। उसने माना था कि म्यूटेंट फैक्टर में उसकी बहन के इलाज की चाबी है, लेकिन आज की रिपोर्ट्स देखने के बाद वह समझ गई कि कोई लिंक नहीं था। यूरी ने अपने बार्टव के लिए माफी मांगी, यह मानते हुए कि उसने सायहू और जीहुन दोनों को खतरे में डाला था। जीहुन ने उससे चिंता न करने को कहा, कहते हुए कि वह आखिर उसकी वजह समझ गया। तभी जीहुन की एबिलिटी फिर से चमक उठी। इस बार उसने कैलकुलेट किया कि एपिक के एक्सपेंशन के लिए यूरी कितनी जरूरी थी। अपने मन में जीहुन्नू एपिक को उसकी जरूरत थी। उसने समझा कि बिल्कुल यही चीज पहले भी हुई थी जिस दिन वह पहली बार साशिमी से मिला था। उससे याद आया कि उसने सीहू को रुकने को कहा था और उसी पल उसकी एबिलिटी ने उसे सुशिमी की एपिक के लिए इंपॉर्टेंस दिखाई थी। जीहुन को लगा कि उसकी पावर उसे उसके बदले की तरफ एक्टिवली गाइड कर रही थी। उसने पहले कभी अपनी एबिलिटी को ऐसे बिहेव करते नहीं देखा था। उसने खुद से कन्फेस किया कि उसने सुशिमा को सिर्फ ये पता लगाने के लिए हायर किया था कि उसकी पावर कैसे काम करती है, और अब यह सब दोबारा हो रहा था। लेकिन इस बार यूरीमिन के साथ जेहू ने सोच में डूबा हुआ था। अगर उसने 4 में से एक को ढूंढ लिया था तो यूरीमिन उसके ग्रुप को पूरा करने के लिए जरूरी थी। उसे अभी भी 3 और लोगों को ढूंढना था। यूरी ने देखा कि वह पीला और परेशान लग रहा था और पूछा कि क्या वह ठीक है। उसने बस उससे बताया कि उसे थोड़ा चक्कर आ रहा है। उसका दिमाग तेज चल रहा था। जब उसकी एबिलिटी ने पहली बार एपिक की सक्सेस की चांस कैलकुलेट की थी तो वह 99% थी, लेकिन अब लग रहा था कि नई कंडीशंस पूरी करनी थी। जेहुन कमजोर महसूस करने लगा, यह समझते हुए कि अपनी पावर का इतना ज्यादा यूज उस पर असर कर रहा था। फिर भी उसने फैसला किया कि अगर यही करना पड़ेगा तो वह करेगा। जेहुन यूरी की तरफ घुमा और पूछा कि वह कितने सालों से उन टाइगर्स का शिकार कर रही थी। उसने उससे बताया कि लगभग 4 साल हो गए थे। जिहुन ने बताया कि इतने टाइम में उसने अपनी बहन को जगाने के बारे में एक भी क्लू नहीं ढूंढा था। यूरी को मानना पड़ा। जिहुन ने कहा कि उसे उसके मेथड्स के बारे में ज्यादा नहीं पता था, लेकिन क्योंकि अब तक कुछ काम नहीं किया था तो शायद नई स्ट्रैटेजी का टाइम आ गया था। यूरी ने पूछा कि वह किस तरह का अप्रोच सजेस्ट कर रहा है। जिहान ने उसे एक एग्जांपल देने का फैसला किया। उसने अपनी स्लीव ऊपर की और बताया कि एक सिंपल कट के लिए आप आमतौर पर उसे डिसइंफेक्ट करते हैं और एक ऑइंटमेंट लगाते हैं। उसने पूछा, क्या उसे पता है कि उन ऑइंटमेंट्स में क्या होता है। यूरी ने माना कि उसे कोई आइडिया नहीं
नहीं था। जिहान ने समझाया कि यह एक कॉमन इंग्रेडिएंट है जिसे सेंटेला एशियाटिका या इंडियन पेनीवर्ट कहते हैं। उसने उससे बताया कि यह बस एक आम पौधा है जो आप किसी भी पहाड़ या खेत में ढूंढ सकते हैं। उस पौधे में एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज थी और दूसरे फायदे भी। जिहान ने आगे कहा, समझाते हुए कि जबकि पौधे अभी तक मॉन्स्टर्स नहीं बने थे, कुछ रिसर्चर्स सोचते थे कि यह बस टाइम की बात है और जख्मों का इलाज करने के लिए पौधे का स्टेम खुद यूजफुल नहीं था। असली हीलिंग पौधे के एक्सट्रैक्ट से आती थी। यूरी को यह देखने का एक इंटरेस्टिंग तरीका लगा। पौधे का खुद उसकी चोटों से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन फिर भी यह मददगार था। अपनी बहन को देखते हुए यूरी ने सोचा कि यह उसकी सिचुएशन पर अप्लाई हो सकता है, फिर शायद नहीं। और यह टाइगर से तो बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं लग रहा था। जिहान समझ गया कि यूरी वह सब कुछ पहले ही जानती थी जो वह उससे बता रहा था। उसने बस आगे बढ़ने का फैसला किया था। उसकी बहन को चोट पहुंचाने वाले क्रीचर से बदला लेने की उसकी इच्छा बस उतनी ही स्ट्रांग थी। ये सब ध्यान में रखते हुए जिहान ने उससे कहा कि उसके पास एक प्रपोजल है। एक प्रपोजल? उसने पूछा। जिहान ने कहा कि वह उसे एपिक के लिए रिक्रूट करना चाहता है। यूरी हैरान थी, पूछते हुए कि क्या वह सच में चाहता है कि वह ज्वाइन करे। उसने कंफर्म किया। अगर वह मान जाती है तो उसने उसकी बहन के इलाज में मदद करने का वादा किया। यूरी शर्मा गई जब उसने उससे भरोसा दिलाया कि यह कोई खाली वादा नहीं था बल्कि एक पक्का कॉन्ट्रैक्ट था। उसकी एबिलिटी उसकी मदद करने की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने लगी, लेकिन यह उसे कोई नई जानकारी नहीं दे रही थी, बस पहले जैसे ही रिजल्ट्स दिखा रही थी। फिर भी जिहान जानता था कि उसे रिक्रूट करना ही होगा। यूरी ने उसकी पेशकश पर सोचने के लिए कुछ टाइम मांगा। जिहान ने उससे कहा कि ठीक है, वह जितना टाइम चाहे ले सकती है। उनकी बात खत्म हो गई थी और जिहान ने सोचा कि उसे सब कुछ प्रोसेस करने देना ही बेहतर है। उसने कहा कि उसे जाना होगा और यूरी ने उससे अपने फैमिली की प्रॉब्लम सुनाने के लिए माफी मांगी। उसने फिर अपनी कलाई पर देखा, साशिमी ने जो एमुलेट उसे दिया था वह याद करते हुए। जिहान ने एमुलेट उतारा, कहते हुए कि उसके पास उसके लिए कुछ है। जब यूरी ने पूछा कि यह क्या था, उसने समझाया कि यह गुड लक के लिए है और सजेस्ट किया कि वह इसे अपनी बहन को दे दे। उसने उसका शुक्रिया किया, यह बताते हुए कि उसकी बहन को ऐसी चीजें पसंद थी। जैसे ही वह हॉस्पिटल से दूर चला, उसने पुकारा कि उसे उम्मीद है कि वह दोबारा मिलेंगे। वह बस खुशी से शर्मा गया और उसे अलविदा कहा। सीन फिर एक दूसरी बड़ी बिल्डिंग में बदल गया। अंदर लोगों का एक ग्रुप एक कमरे में मीटिंग के लिए इकट्ठा हुआ था। उनमें से एक, जुंग पार्क, जो कीरोस का ओनर था, ने बताया कि वह लेट थे। माइक्रोफोन पर किसी और ने शिकायत की कि वह बहुत देर से इंतजार कर रहे थे। जुंग पार्क ने फैसला किया कि मीटिंग शुरू हो जानी चाहिए, भले ही एक गिल्ड अभी भी गायब थी। दोहा फिर अंदर आया, शिकायत करते हुए कि कौन ऐसी घड़ी में मीटिंग शेड्यूल करेगा। उसने आगे कहा कि वैसे भी वहाँ कोई इंपॉर्टेंट शख्स नहीं था। उसकी असिस्टेंट ने कहा कि उन्हें जल्दी आना चाहिए था, लेकिन दोहा ने जवाब दिया कि उसके पास पहले ही बहुत चिंता करने को है और सवाल किया कि उसे वहाँ होने की जरूरत ही क्यों है। एक दूसरे आदमी ने दोहा से कहा कि जो लेट है उसके पास कहने को बहुत कुछ है। यह हुनन था, वॉरियर्स गिल्ड का लीडर, जिसने कहा कि सब उसका इंतजार कर रहे थे। दोहा ने पलटकर कहा कि कोई मरकर वापस आया होगा, ये कहते हुए कि उसने सोचा था कि हुनान की पूरी गिल्ड रैंक एक एमए में खत्म हो गई थी। हुनन गुस्से में अपने पैरों पर खड़ा हो गया, चिल्लाते हुए कि उसकी गिल्ड को गिराने के लिए इससे ज्यादा लगेगा और उन्होंने वह मिशन सालों पहले क्लियर कर दिया था। बैकग्राउंड में किसी और ने उन्हें अपनी आवाज नीचे करने को कहा, यह कहते हुए कि वह गिल्ड लीडर्स होने के बावजूद अभी भी इमेच्योर है। बोलने वाला गैंगचान था, रेड हॉल गिल्ड का ओनर। उसने दोहा से कहा कि उसने सोचा था कि वह उसके बचाने के बाद सबका सीख गया होगा। गुस्से में डियो शाह ने पूछा कि क्या गैंगचान को कोई प्रॉब्लम है और सजेस्ट किया कि वह इसे बाहर सुलझा ले। योंगचंग ने बस नहीं कहा, पूछते हुए कि वह इतने कमजोर शख्स पर अपना टाइम क्यों वेस्ट करेगा। उनके बीच की राइवलरी साफ थी, 103 मैचेस का इतिहास। योंगचंग के 52 जीत और 51 हार थी, जबकि दोहा के 51 जीत और 52 हार थी। पास में एक औरत ने कहा कि वह बच्चों की तरह बिहेव कर रहे थे और सोचा कि आदमियों को हमेशा अपनी वर्थ प्रूव करने की जरूरत क्यों महसूस होती है। ये मायोजो किम थी, स्नोबॉल गिल्ड की ओनर। दोहा ने फिर कहा कि उसने उसे देखे हुए काफी टाइम हो गया था, अंदाजा लगाते हुए कि लगभग 3 साल हो गए थे। मायोजो गुस्सा हो गई जब दोहा ने कहा कि उसका नया लुक उसे बूढ़ा दिखा रहा है और उसने पूछा कि वह किसे बूढ़ा कह रहा है। दोहा ने फिर भी बस कहा कि चीजें हमेशा जैसी थी। उसकी असिस्टेंट ने कहा कि कोई औरत नहीं चाहती कि उसे सुनने को मिले कि वह बूढ़ी लग रही है। मीटिंग लीडर ने ऐलान किया कि अब जब सब मौजूद हैं तो वह शुरू कर सकते हैं। उसने समझाया कि उसने उन्हें इंचन में एक और बड़े इंसिडेंट की वजह से बुलाया था। उसने फिर बताया कि इस बार उन्हें सबूत मिले हैं कि आईयूपीसी इसके पीछे थी। यह सुनकर सब हैरान थे। उसकी बातों से दोहा चीखा, वह कमबख्त प्रोटेस्टर्स। उसने आगे कहा कि इसका मतलब है कि वह आखिर आईयूपीसी हेडक्वार्टर्स पर हथियारों के साथ हमला कर सकते हैं। किसी ने दोहा से कहा कि बोलने से पहले सोचे। मायोजो ने उससे कहा कि वह इतने कम सबूत के साथ ज्यादा कुछ नहीं कर सकते और पूछा कि उसने क्यों सोचा कि गिल्ड्स ने पहले ही एक्शन नहीं लिया था। मीटिंग लीडर मान गया, कहते हुए कि मायोजो सही थी। लिमिटेड सबूत के साथ वह कुछ नहीं कर सकते थे और उन्हें सावधान रहना पड़ा। प्रेजेंटर ने सबको स्क्रीन पर वापस देखने को कहा, ऐलान करते हुए कि वह खत्म नहीं हुआ था। उसने इंचन में दिखे सेबर टूथ टाइगर म्यूटेंट की एक इमेज दिखाई। कमरे में लोग बड़बड़ाने लगे, पूछते हुए कि यह किस तरह का भयानक क्रीचर था, क्योंकि उनमें से किसी ने भी पहले ऐसा नहीं देखा था। गैंगचन ने कहा, यह बताते हुए कि क्रीचर कितना अजीब लग रहा था। प्रेजेंटर मान गया, समझाते हुए कि उसकी अपीयरेंस ने उसे एक एटिपिकल म्यूटेंट बनाया था। उसने आगे कहा कि हीरो डिपार्टमेंट को ऐसे ही क्रीचर्स की रिपोर्ट्स मिल रही थी, जैसे माउंट जीन पर ढूंढी गई लाल मकड़ी। उसने एक प्राइवेट फील्ड में मिले कार्निवोरस प्लांट्स में बढ़ोतरी का भी जिक्र किया। ये सभी नए म्यूटेंट्स, उसने कहा, सेबर टूथ टाइगर के ठीक बाद दिखने लगे थे। इस एक्सप्लेनेशन के बाद हुनन ने पूछा कि इसका क्या मतलब है, क्योंकि अलग अलग तरह के मॉन्स्टर्स का दिखना आम बात थी। प्रेजेंटर ने माना कि सिर्फ दिखने के हिसाब से ये मॉन्स्टर्स स्पेशल केसेस नहीं थे। उसने आगे कहा, एक डीएनए एनालिसिस ने कुछ और बताया। ये सभी नए मॉन्स्टर्स में एक यूनिक जेनेटिक मॉडिफिकेशन थी जो टाइगर म्यूटेंट से शुरू हुई थी। माया जिन ने उससे सीधी बात पर आने को कहा और समझाया कि यह नई मॉडिफिकेशन क्या थी। तो प्रेजेंटर ने उन्हें साफ साफ बताया कि मॉडिफिकेशन उनके माना क्रिस्टल्स थे। उसने उन्हें याद दिलाया कि हर म्यूटेंट के पास एक माना क्रिस्टल होता है। रिसर्च डिपार्टमेंट ने पता लगाया था कि म्यूटेंट्स तब पैदा होते हैं जब बहुत ज्यादा माना आपस में मिल जाती है। उसने जोर दिया कि मोनो क्रिस्टल्स पर अभी भी बहुत रिसर्च चल रही थी और उनकी मौजूदा टेक्नोलॉजी के साथ एक बनाना नामुमकिन था। लेकिन सेबर टूथ टाइगर के अंदर का क्रिस्टल आर्टिफिशियल था, इसे खास तौर पर लिक्विड में बदलने के लिए बनाया गया था। भीड़ ने उससे सवाल करना शुरू किया। एक शख्स ने बताया कि उसने अभी कहा था कि उनके पास ऐसी चीज के लिए टेक्नोलॉजी नहीं थी। दोहा की असिस्टेंट उसकी तरफ घूमी और पूछा कि क्या उसे इसके बारे में कुछ पता है। दोहा ने जवाब दिया कि उसे ज्यादा नहीं पता था, बस ये कि ये एक मेथड था जो एलिमेंटल्स के लिए काम करता था। दोहा समझ गया कि यही वजह थी म्यूटेंट्स में अचानक बढ़ोतरी की। ये सब माना को लिक्विड में बदलने के एक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा था। ये समझने के बाद दोहा ने कमरे में ऐलान किया कि ये साफ था कि इस सबके पीछे कौन था। गैंगचन को यह इंटरेस्टिंग लगा, लेकिन कहा कि ऐसी एक्यूजेशन लगाने के लिए उन्हें इससे ज्यादा चाहिए। उसने फिर पूछा कि आईयूपीसी का इस सबसे क्या लेना देना है, प्रेजेंटर को याद दिलाते हुए कि उसने उनके खिलाफ सबूत होने का दावा किया था। प्रेजेंटर ने समझाया कि घटना के दिन एमए के अंदर कई सस्पिशियस लोग देखे गए थे। उसने कहा कि उनके पास इन लोगों की ड्रोन फुटेज थी और फेशियल रिकॉग्निशन ने उनमें से एक को पहचान लिया था। स्क्रीन पर आदमी एमा सिंगलिम था, 33 साल का, और माना जाता था कि वह आईयूपीसी में मैनेजर है। प्रेजेंटर ने आगे कहा कि 4 साल पहले तक मा सिंगलिम मैजिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में रिसर्चर था, लेकिन उसे गड़बड़ पैदा करने के लिए निकाल दिया गया था। गैंगचोन ने शब्द दोहराया, गड़बड़, और पूछा कि मा चुनलिम ने बिल्कुल क्या किया
किया था। प्रेजेंटर ने समझाया कि रिकॉर्ड्स में दिखाया गया कि उसने रिसर्च सेंटर से एक माना क्रिस्टल चुराया था और इंसानों पर इलीगल एक्सपेरिमेंट्स किए थे। सभी सबूतों के आधार पर एसोसिएशन ने मेस यंग लिम को अपना मेन सस्पेक्ट पहचाना था। उसे जितनी जल्दी हो सके पकड़ने के लिए वह ऑफिशियली मौजूद सभी गिल्ड से मदद मांग रहे हैं। मीटिंग के कुछ देर बाद सीन एक बस स्टॉप पर बदल गया जहां जेहुन इंतजार कर रहा था। जब वह वहां खड़ा था उसने पास में कुछ लोगों को उसके कपड़ों के बारे में बात करते हुए और वह कितना हैंडसम है यह कहते हुए सुना। पास में किसी ने पूछा कि क्या वह हीरो है, लेकिन किसी और ने मजाक उड़ाया। सोच रहा था कि एक हीरो बस क्यों लेगा। जिहान ने उन्हें इग्नोर किया, अपने फोन पर टेक्सटिंग में बिजी था। उसने सोचा कि वह उसके मैसेजेस का जवाब क्यों नहीं दे रही थी। उसे सच में उससे बात करनी थी। उसने यूरी को अपनी पेशकश के बारे में सोचा। उसे अभी तक कोई जवाब नहीं मिला था, लेकिन शायद अब टाइम आ गया था कि सिहा को बताए कि वह उसे भी रिक्रूट करना चाहता है। अपनी एबिलिटीज की इनसाइट के बिना भी वह जानता था कि यूरी जैसा कोई गिल्ड के लिए एक बहुत बड़ा एसेट होगा। अकेली प्रॉब्लम, उसने खुद को याद दिलाया, पैसा था। यूरी जैसा रिक्रूट महंगा होगा। फिर भी सुशिमा ने जिन मॉन्स्टर्स का ख्याल रखा था उनसे कुछ कैश बचा हुआ था, शायद वह एक फेयर प्राइस नेगोशिएट कर सकते थे। जब वह सोच में डूबा हुआ था एक कार कर्ब पर रुकी। ड्राइवर झुका और पूछा कि क्या वह अंदर आ रहा है। जिहान ने जल्दी से हाँ कहा। जिहान ने ड्राइवर से उसे 5वें कॉर्नर पर बिल्डिंग पर छोड़ने को कहा और ड्राइवर मान गया। फिर आदमी ने पूछा कि क्या वह हीरो है। जब जिहान कंफर्म किया, ड्राइवर हंसा। उसने कहा कि उसने कभी सोचा नहीं था कि उसकी कार में एक हीरो होगा और वह सबको बताने वाला है। जिहान ने उससे कहा कि यह सुनकर अच्छा लगा। ड्राइवर ने फिर कहा कि उसके लुक्स के हिसाब से जिहान को किसी फेमस गिल्ड से होना चाहिए। उसने अंदाजा लगाया, वॉरियर्स, रेड हॉल या शायद डाइस भी। थोड़ा शर्मिंदा होकर जिहान ने माना कि वह एपिक नाम की एक छोटी गिल्ड से था। जिहान ने सोचा कि आदमी ने शायद उनके बारे में कभी नहीं सुना होगा, लेकिन ड्राइवर ने नाम दोहराया, एपिक। उसने फिर पूछा कि क्या यह वही गिल्ड थी जिसने ग्रीनस्केप अपार्टमेंट्स में उन सब सेबर टूथ टाइगर्स को हैंडल किया था। जिहान हैरान था और पूछा कि उसे यह कैसे पता चला। ड्राइवर ने समझाया कि वह वहीं रहता है। क्या सच में? जिहान ने पूछा। आदमी ने बस कहा कि यह एक इत्तेफाक था। वह दोनों एक पल के लिए चुप हो गए और जिहान दरवाजे के पास खड़ा हो गया। फिर ड्राइवर ने बड़बड़ाया कि लक्स के लिए यह एक बुरा दिन था, ऐसा कुछ देखकर। तभी एक हाइब्रिड लड़की पास की एक गली में चली गई। ड्राइवर ने आगे कहा कि हाइब्रिड्स उसे डराते हैं। जिहान ने उससे पूछा कि क्यों। ड्राइवर हैरान लगा, पूछते हुए कि क्या उसने अफवाहें नहीं सुनी थी। जिहान ने बस कहा कि वह एक नॉर्मल हाई स्कूल स्टूडेंट जैसी लग रही थी। ड्राइवर ने पलटकर कहा कि स्टूडेंट हो या ना हो, वह चीज इंसान नहीं थी। उसने आगे कहा कि शायद हीरोज को हाइब्रिड्स अलग लगते हैं, लेकिन आम लोगों के लिए एक हाइब्रिड का हमला मतलब वह सेकंड्स में मर जाएंगे। जिहान ने अपने मन में सोचा कि वह समझ सकता था कि आदमी का डर कहां से आ रहा था। उसने इन्वेजन के बारे में सोचा जब इंसानों पर हर तरह के क्रीचर्स ने हमला किया था। ये समझ में आता था कि कुछ डर बाकी था, लेकिन फिर भी वह लड़की बस एक बच्ची थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसे ऐसे जज करना कैसे सही था। और उसी पल उसने सीहू के बारे में सोचा। उसने समझा कि उसने अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा इसी तरह के डर से डील करते हुए गुजारा होगा। अपने ख्यालों से बाहर आते हुए जिहान ने कुछ अजीब देखा। आदमियों का एक ग्रुप लड़की का पीछा कर रहा था और उसका शक बढ़ गया। उसने तुरंत ड्राइवर से गाड़ी रोकने को कहा, लेकिन आदमी ने मना कर दिया, कहते हुए कि वह लगभग डेस्टिनेशन पर थे और उसे अभी भी पैसे मिलने थे। लड़की ने पहले अपने पीछा करने वालों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर उसने पीछे देखा और उन्हें देखा। वह दौड़ने लगी। आदमियों ने चिल्लाया कि कोई उसे पकड़े। उनमें से एक उसे पकड़ने में कामयाब रहा। उसके मुंह को कपड़े से ढक दिया ताकि उसकी चीखें दब जाएं। उसके किडनैपर्स ने उसे एक यंग हाइब्रिड कहा, उनका लकी जैकपॉट। उन्होंने खुशी मनाई कि वीआईपीज उनकी डिलीवरी से कितने खुश होंगे। तभी जिहान आया, यह पूछते हुए कि क्या हो रहा है। उसने उन्हें एक वार्निंग दी, 3 तक गिनो वरना वह सब मर जाएंगे। उसने फिर आगे बढ़कर 1 सेकंड में 1 2 3 बोल दिया। आदमियों ने उस पर चिल्लाया कि सही से गिने, लेकिन जिहान को अचानक एक नए आए शख्स ने रोक दिया। यह एक बहुत बड़ा गंडा था जो लड़ाई के लिए बेचैन लग रहा था। बड़े आदमी ने जिहान से उनके मामले से दूर रहने को कहा। जिहान सोचा कि यह मॉन्स्टर कौन था। जैसे ही उनकी लड़ाई गली में शुरू हुई, सीन इपिक के हेडक्वार्टर्स में बदल गया। एक टेबल पर फोन मैसेजेस की बारिश से वाइब्रेट कर रहा था। सीहून ने उसे वाइब्रेट करते हुए देखा और उठाया यह देखने के लिए कि क्या हो रहा है। साशिमी ने पूछा कि वह जिहान के टेक्स्ट का जवाब क्यों नहीं दे रही थी। साहून ने समझाया कि यह जिहान नहीं था, बस डेट कलेक्टर्स थे, और कहा कि उसके पास उसे इग्नोर करने की कोई वजह नहीं है। साशिमी ने उसे छेड़ते हुए कहा कि वह अभी भी जेलस थी। साहून ने सोचा कि वह इतना लेट क्यों था और इतने मैसेजेस क्यों कर रहा था। फिर उसकी आंखें शॉक से बड़ी हो गई जब उसने मैसेजेस पढ़े। वह एक किडनैपिंग के बारे में थे। नजारा वापस गली में जिहान पर आ गया। किडनैपर्स ने हाइब्रिड लड़की को पकड़ा हुआ था जबकि बड़ा गुंडा जिहान के रास्ते में खड़ा था। जिहान ने पूछा कि क्या वह उनके साथ है, चेताते हुए कि अगर वह हट गया तो वह साफ बचकर निकल सकता है, लेकिन गुंडे ने उसे बीच में ही रोक दिया, उससे हटने को कहते हुए। उसने फिर जिहान पर हमला किया, चिल्लाते हुए कि मरने का टाइम आ गया है। जिहान तुरंत समझ गया कि इस आदमी से बात करना बेकार था। गुंडे ने बेवकूफी से ऐलान किया कि हीरो चला गया है। पल भर में जिहान उसके पीछे था। जिस हीरो को तुम ढूंढ रहे हो, उसने कहा, वह यही है। गुंडा घुमा, यह दावा करते हुए कि हीरो पहले ही मर चुका है। उसने जिहान के सर पर एक पत्थर मारा, लेकिन जिहान ने बिल्कुल सही वक्त पर हमले को रोक दिया। एक अजीब एनर्जी बड़े गंडे से निकलने लगी। जिहान समझ गया कि यह माना से भरा हमला होना चाहिए, वरना उसका ब्लॉक काम नहीं करता। उसने थोड़ी देर के लिए सोचा कि क्या यह मस्कुलर आदमी भी एक हीरो हो सकता है। दूसरे गंडे लड़की को वैन में लोड करने लगे। जिहान यह पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि उन्हें कैसे रोके। भागने से जब बड़े आदमी ने पंच मारने के लिए तैयार होकर उसे दूर न देखने की चेतावनी दी, जिहान जल्दी से एक तरफ कूद गया, गुंडे ने उस पर जो पत्थर फेंका था उससे बचते हुए। जिहान ने सोचा कि वह नेबरहुड को नुकसान पहुंचाने से बचना चाहता था क्योंकि यह एक सिविलियन एरिया था, लेकिन लगता था उसके पास कोई चॉइस नहीं थी। उसे अपनी पावर का 1 और 1% यूज करना पड़ेगा, बिल्कुल जैसे उसने आदमी को एक ही बार में गिराने का प्लान बनाया था। कोई और आ गया और उन्हें रुकने को कहा। इस नए आए शख्स ने कहा कि वह उन्हें गली को तबाह नहीं करने दे सकता। उसने जिहान से कहा कि वह खुशकिस्मत था कि वह जल्दी में थे, क्योंकि वह आमतौर पर सभी गवाहों को मार देते हैं। जिहान ने पूछा कि क्या वहां सब एक ही क्रू का हिस्सा थे, लेकिन सफेद बालों वाले आदमी ने अपने पार्टनर की तरफ घुमा, पूछते हुए कि क्या वह मिशन को चुपचाप हैंडल करने के उनके ऑर्डर्स भूल गया था। उसने बड़े आदमी को उसकी पहली जॉब पर तमाशा बनाने के लिए डांटा। सफेद बालों वाले आदमी ने धमकी दी कि बॉस को उससे बात करनी पड़ सकती है, लेकिन बड़े गंडे ने जोर दिया कि इसकी जरूरत नहीं थी। उसने फिर पास की एक दीवार पर पंच मारा, ईंटों की बारिश सीधी जिहान की तरफ भेजते हुए। उसके बाद बड़े गंडे और सफेद बालों वाले आदमी दोनों ने कहा, शायद अगली बार, और फिर वह बस गायब हो गए। जिहान ने अपनी तलवारें वापस रखी, यह देखते हुए कि वह चले गए थे। उसने सोचा कि वह दोनों कौन थे और वह क्या चाहते थे। अपनी लीपिंग स्किल का यूज करते हुए जिहान ने पास की बिल्डिंग्स पर चढ़ना शुरू किया। उसने अपनी एबिलिटी एक्टिवेट की, यह पता लगाने की कोशिश करते हुए कि वैन किस तरफ गई। वह एक छत से दूसरी छत पर कूदता रहा, यह सोचते हुए कि अगर वह ऐसे ही करता रहा तो आखिर में उनका रास्ता ढूंढ लेगा। अपनी खोज के बीच में उसका फोन बजने लगा। कॉलर सायहू थी। जिहान ने पूछा कि क्या वह उस एड्रेस पर जा रही है जो उसने भेजा था। उसने हाँ कहा, और एक एक्सपेल किडनैपिंग के बारे में। जिहान ने उससे बताया कि उसने एक हाइब्रिड लड़की को उठाते हुए देखा। सुहू ने जवाब दिया कि वह रास्ते में है और पुलिस को शामिल करेगी।
जहान ने उससे फोन रखने से पहले सावधान रहने को कहा। स्पीचलेस रह गई। जो उसने अभी सुना था उसे प्रोसेस करने की कोशिश करते हुए उसने इसके बारे में सोचा। दूसरी प्रजाति का एक शख्स किडनैप हो गया था। वह जानती थी कि ऐसे क्राइम्स हाल ही में ज्यादा कॉमन हो रहे थे। सीहू नहीं कर सकी, लेकिन यह सोचा कि हाफ ह्यूमंस को क्यों टारगेट किया जा रहा था। इसी बीच जहान जिस वैन का पीछा कर रहा था वह अब एक सुनसान एरिया में पार्क थी। जैसे ही वह पास आया उसने बड़बड़ाया कि उसने आखिर उन्हें ढूंढ लिया है। अंदर जाते हुए जिहान ने कंफर्म किया कि यह सही व्हीकल थी। जब वह बिल्कुल उसके पास पहुंचा उसने अंदर एक गंडे को सोए हुए देखा। लगता था दूसरों का इंतजार कर रहा था। सोया हुआ आदमी अचानक खिड़की पर एक तेज दस्तक से जाग गया। अभी भी आधा सोया हुआ आदमी ने बड़बड़ाया, पूछते हुए कि क्या वह पहले ही खत्म हो गए थे। खिड़की पर जिहान था। आदमी अपने फोन के लिए लपका। हैरान था कि जिहान ने उन्हें कितनी जल्दी ढूंढ लिया था। लेकिन जिहान ने बस सीधा शीशे में पंच मारा और डिवाइस छीन ली। फोन पकड़े हुए जिहान परेशान लगा और पूछा कि क्या आदमी ने उसकी दस्तक नहीं सुनी थी। उसने आदमी से कहा कि इंतजार करना बंद करे और बाहर निकले। आदमी ने घबराकर पूछा कि क्या जिहान हीरो है, जोर देते हुए कि वह पूरी सिचुएशन समझा सकता है। जिहान ने उससे कहा कि वह तब बात करेंगे जब वह व्हीकल से बाहर होगा। फिर जिहान ने आदमी को हवा में उठा लिया, ऐलान करते हुए कि वह हीरो है जिसने इस क्राइम सीन को ढूंढा है। इसका मतलब था कि आदमी की जिंदगी उसके हाथों में थी और यह उसका आखिरी मौका था। जिहान ने एक्सप्लेनेशन मांगी, लेकिन परेशान आदमी बस बड़बड़ाया। सीन एक वेयरहाउस के अंदर बदल जाता है, जहां कई लोग हुडेड और बंधे हुए थे। पास आते कदमों की आवाज ने उन्हें डर से भर दिया। एक सूट में आदमी एक बड़ा बैग लिए अंदर आया। उसने उसे एक दूसरे शख्स के सामने रखा जिसका चेहरा खुशी से चमक उठा। एक टकले आदमी ने, जिसके सर पर निशान थे, पूछा कि क्या ये आज की डिलीवरी थी। दूसरे आदमी ने कंफर्म किया कि हाँ, कहते हुए कि यह वही हाफ ह्यूमन कैट गर्ल थी जो उनके क्लाइंट ने ऑर्डर की थी। जैसे ही उन्होंने उसके मुंह से टेप उतारी वह शुरू हो गई, चीखने लगी, उनसे उसे न मरने की भीख मांगते हुए। आदमियों में से एक बस हंसा, यह कहते हुए कि उसमें थोड़ी हिम्मत है। उसने तुरंत उन्हें अपना सब कुछ ऑफर किया, अपनी आजादी के लिए भीख मांगते हुए। टकले आदमी ने पूछा कि वह कितने पैसे की बात कर रही थी। जब उसने कहा कि यह लगभग 2 मिलियन एक था उसने मजाक उड़ाया, कहते हुए कि यह बिल्कुल भी काफी नहीं था। उसने समझाया कि यह सब कुछ था जो उसने हफ्तों की मेहनत के बाद बचाया था। टकले आदमी ने कहा कि उसने इसके लिए बहुत मेहनत की होगी। उसने लड़की की तरफ देखा और कहा कि उसे खुद को दोहराना पसंद नहीं है, लेकिन उसका पैसा उसके लिए कुछ नहीं था। उसने समझाया कि उसे बेचकर 900 मिलियन वन मिलने वाले थे उसके खरीदारों के। उसने बताया कुछ एक्सपेरिमेंट्स थे तो उसे परेशान नहीं होना चाहिए, उसे स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रही थी। उसने आगे कहा, यह सजेस्ट करते हुए कि यह एक स्लॉटर हाउस में भेजे जाने से बेहतर किस्मत थी, है ना। सीन ने फिर लोकेशन पर सभी मरे हुए लोगों की लाशें दिखाई। बात खत्म होने के बाद डिटेल में दिखाया गया। टकले आदमी ने अपने असिस्टेंट से कहा कि क्लाइंट 40 मिनट में वहां होगा और उसे तुरंत सब कुछ साफ करने का ऑर्डर दिया। असिस्टेंट मान गया और काम पर लग गया। लेकिन लड़की ने एक तेज सवाल के साथ बीच में टोक दिया। उसने पूछा कि क्या उसे समझ आता है कि जो वह कर रहे थे वह पूरी तरह से इलीगल था और उसे रुकना होगा। बिना किसी पछतावे के टकले आदमी ने अपना ही एक सवाल वापस किया। उसने उससे पूछा कि लोग क्या सोचेंगे अगर वह उसे ऐसी लाचार और शर्मनाक हालत में देखेंगे। उसने फिर ऐलान किया कि इंसानियत ने जो कुछ भी झेला था उसके बाद उन्हें सच में बदला चाहिए था। उसने उसे मॉन्स्टर कहा, बिना किसी पछतावे के, बिल्कुल जैसे उसके आसपास एक चमकदार ऑरा चमकने लगी। उसने अपने बजर्क मोड को एक्टिवेट करने का सोचा ताकि वह भाग सके, लेकिन कुछ गलत लगा। उसका शरीर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से उसने सोचा कि क्या कोई उसकी माना को डायरेक्टली ब्लॉक कर रहा था। तभी टकले आदमी का असिस्टेंट पीछे से आया और उसका सर जमीन में दे मारा। उसने उससे कहा कि माना उसके खिलाफ बेकार थी, उसे पूरी तरह से पावरलेस छोड़ते हुए। कंफ्यूज्ड लड़की ने पूछा कि वह क्या कर रहा है और उसने उससे शांति से जवाब दिया। उसने समझाया कि वह उसकी माना ड्रेन कर रहा था, यह पक्का करते हुए कि वह लड़ाई न कर सके। टकले आदमी ने दूर से देखा, अपने असिस्टेंट से कहते हुए कि मर्चेंडाइज को नुकसान न पहुंचाए। उसने कहा कि फिलाइन हाइब्रिड्स हमेशा एक प्रॉब्लम थे और उन्हें कंट्रोल में रखना जरूरी था। टकले आदमी ने सोचा कि उसे मैसेज मिल गया था और उसे वेटिंग रूम में ले जाने का ऑर्डर दिया। उसने चेताया कि अगर वह रेजिस्ट करती रही तो वह फोर्स का यूज करेंगे। असिस्टेंट ने मान लिया, लेकिन छत से अचानक आई एक आवाज ने सबको रोक दिया। टकले आदमी ने ऊपर देखा, आवाज के बारे में क्यूरियस होकर। उसके असिस्टेंट ने समझाया कि उसने बाहर गार्ड्स लगाए हुए थे, किसी भी अजीब चीज के लिए तैयार। आवाज का सोर्स छत से नीचे गिरा, धूल का एक बादल उड़ाते हुए। यह प्रोटैगनिस्ट था। टकले आदमी और उसका असिस्टेंट दोनों हैरानी से घूर रहे थे। जेहुन उनके सामने खड़ा हुआ और सीधी बात पर आया, उन्हें बताते हुए कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग इलीगल है। असिस्टेंट ने उसे तुरंत पहचान लिया, अपने बॉस से कहते हुए कि यह वही आदमी था जिसने उन्हें पहले रोकने की कोशिश की थी। टकला आदमी शॉक्ड था और पूछा कि उसे इसके बारे में क्यों नहीं बताया गया। असिस्टेंट ने जवाब दिया कि उसने सोचा था कि गार्ड्स ने पहले ही जेआई हन से निपट लिया था। इसी बीच जेहुन चुप रहा, सोच रहा था कि क्या यह दोनों ही जिम्मेदार थे। उसने समझा कि यह छत से जितना दिख रहा था उससे कहीं ज्यादा बुरा था। जायुन ने ऐलान किया कि उसका ओरिजिनल प्लान पुलिस को बुलाना था, लेकिन वह बदल गया था। वह इसे खुद हैंडल करने वाला था, ऐलान करते हुए कि वह बस मॉन्स्टर्स थे जिन्हें खत्म करना जरूरी था। डर से कांपते हुए टकले आदमी ने अपनी जिंदगी की भीख मांगी, यह दावा करते हुए कि वह मर गया था, सिर्फ ऑर्डर्स फॉलो कर रहा था। जीहुन को यह बात पसंद नहीं आई और उसने तुरंत पूछा कि ऑर्डर्स किसने दिए थे। टकले आदमी ने अपना सर झुकाया, वादा करते हुए कि अगर उसे जिंदा रहने दिया गया तो वह हर नाम बता देगा। लेकिन जब उसका सर झुका हुआ था तो उसके चेहरे पर एक अजीब पागल जैसी मुस्कान आ गई। टकले आदमी ने अचानक अपने गार्ड्स को चिल्लाया कि जीहुन को मार दो और तुरंत हमला करने को कहा। जवाब में जीहुन ने अपनी सैम्पलिंग एबिलिटी चालू की और पलक झपकते ही गायब हो गया। गार्ड्स ने आसपास देखा, उन्हें बिल्कुल समझ नहीं आया कि जीहन कहाँ चला गया। अचानक उनके ऊपर से एक आवाज आई। यह जीहन था जो बता रहा था कि वह वही है, उनकी हर हरकत देख रहा है। गार्ड्स ने घबराकर एक दूसरे को देखा, क्योंकि जीहान ने कहा कि वह अपनी मौजूदगी छुपाने में हैरतअंगेज तरीके से माहिर है। उसने जोर से सोचा कि क्या वह हीरो भी हो सकते हैं उनकी साफ सुथरी टेक्निक्स देखकर। जवाब का इंतजार किए बिना जीहान ने हमला कर दिया और तेज सही हमलों की एक सीरीज शुरू कर दी। जब एक हेंचमैन ने पीछे से उस पर हमला करने की कोशिश की और पल भर में पलटकर हमला किया। टकला आदमी हैरानी से घूर रहा था, बड़बड़ाते हुए कि रैंक 5 के लिए इतना शक्तिशाली होना नामुमकिन है। जीहान ने उनसे कहा कि चीजें उनके हिसाब से होने की उम्मीद न करें। फिर उसने और भी ज्यादा ताकत से हमला किया। जल्दी ही बॉस के आदमियों और उसके असिस्टेंट की लाशें जमीन पर हारी हुई पड़ी थी। जीहान लड़की के पास गया और उसके मुंह से टेप हटाई ताकि वह बोल सके। अभी भी हैरान उसने पूछा कि वह कौन है। जीहान ने जवाब दिया कि वह उसकी मदद करने आया है, इस मुश्किल से निकलने के लिए। उसने फिर उसको बताया कि पुलिस रास्ते में है और उससे सीधा सवाल पूछा। उसे जानना था कि क्या उसे सब कुछ याद है जो हुआ था, क्योंकि उसे अथॉरिटीज को रिपोर्ट देनी होगी। कैटगर्ल ने हाँ में जवाब दिया, लेकिन जैसे ही उसने अपना सर घुमाया उसने जमीन पर बिखरी हुई लाशें देखी। जीहान ने माफी मांगी, समझाते हुए कि वह दूसरे बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पाया जो वहां थे। कैटगर्ल रोने लगी, पूछते हुए कि उसके साथ मॉन्स्टर जैसा बर्ताव क्यों किया जाता है। उसने चाहा कि काश वह अपने इस शरीर के साथ पैदा न हुई होती और समझ नहीं पा रही थी कि लोग उससे इतनी नफरत क्यों करते हैं। जीहान चुपचाप देखता रहा, उसे तसल्ली देना चाहता था, लेकिन उसे शब्द नहीं मिले। पुलिस पहुंची और कंफर्म किया कि एपिक गिल्ड के एक हीरो ने सभी किडनैपर्स को पकड़ लिया है। कैमरा कैटगर्ल के चेहरे पर फोकस हुआ, उसकी सारी मायूसी को दिखाते हुए। सीन फिर एक पुराने ट्रेडिशनल जापानीज
स्टाइल के घर में बदल गया। वहाँ आईयूपीसी का मैनेजर एक रहस्यमयी नौजवान से बात कर रहा था। उससे पहले हुई मीटिंग के लिए शुक्रिया कह रहा था। नौजवान ने कहा कि वह दोबारा मिलने के लिए तैयार है और मैनेजर ने उससे दी गई जानकारी के लिए एक बार फिर शुक्रिया कहा। मैनेजर ने कहा कि यह जानकारी बहुत काम की थी और कहा कि उन्होंने उभरते हुए इंसान को लगभग कंट्रोल कर लिया था। रहस्यमयी नौजवान ने कंफर्म किया कि उसे मार दिया गया था। खबरों पर नजर रखते हुए और हाल की हरकतों को मॉनिटर करते हुए उसने मैनेजर को चेताया कि एसोसिएशन उस पर नजर रख रही है और पूछा कि क्या उसकी ऑर्गेनाइजेशन बिना किसी प्रॉब्लम के काम कर सकती है। मैनेजर ने उससे चिंता न करने को कहा, भरोसा दिलाते हुए कि सब कुछ कंट्रोल में है और प्लान के मुताबिक चल रहा है। नौजवान ने चेताया कि उसे कोई शिकायत नहीं चाहिए, यह बताते हुए कि एक ही दिन में बहुत ज्यादा खबरें आ रही हैं। मैनेजर ने क्यूरियस होकर डिटेल्स पूछी। नौजवान ने एरिया में एक संभावित बीमारी का जिक्र किया। उसने कहा कि उन्हें एक वेयरहाउस से सामान चाहिए था, लेकिन पुलिस आ गई और उनके प्लान्स खराब कर दिए। उसने यह भी कहा कि उसे नहीं पता कि यह इत्तेफाक था या नहीं, लेकिन वही हीरो जिसने साइबर कैट को पकड़ा था उस वेयरहाउस में मौजूद था। मैनेजर हैरान लगा, लेकिन जल्दी से नौजवान को शांत करने की कोशिश की, एक तेज और चुपचाप हल निकालने का वादा करते हुए। रहस्यमयी नौजवान ने बिना किसी देरी के एक असरदार हल पर जोर दिया और फिर कॉल काट दी। उनकी बात के बाद सीन किडनैपर के छुपने की जगह पर वापस आ गया। पुलिस ऑफिसर्स एरिया की जांच कर रहे थे। उनमें से एक ने बताया कि उन्हें 12 बच्चे जिंदा मिले हैं। अफसोस, दूसरे विक्टिम्स इतने खुशकिस्मत नहीं थे और जिंदा नहीं बचे। जाई हुन कुछ ऑफिसर से बात कर रहा था जब उसने अपना नाम पुकारते हुए सुना। वह सीहू को देखने के लिए घुमा, जिसने तुरंत पूछा कि क्या हो रहा है और क्या बच्चे सेफ हैं। जाई हुन ने उससे बताया कि वह उनमें से आधे को बचा पाया था, लेकिन बाकी आधे पहले ही जा चुके थे। सीहू चिंतित लग रही थी और जिम्मेदार लोगों के बारे में पूछा। उसने उससे बताया कि उसने उनमें से किसी को नहीं मारा था, समझाते हुए कि पुलिस अब पूरी जांच कर रही है। अपने मन में उसने उसके डरे हुए चेहरे को देखा, जो उसे समझ में आया क्योंकि वह इंसान नहीं थी। जेहुन ने कहा कि पर्दे के पीछे शायद और भी कुछ चल रहा है। मुजरिमों को जिंदा छोड़ना ही एक तरीका था दूसरे शामिल लोगों को ढूंढने का। उसने समझाया कि मुजरिमों ने एक हिपस्टर क्लाइंट का जिक्र किया था जो उनसे मिलने वाला था, लेकिन पुलिस के होने की वजह से वह नहीं आएगा। उसने पुलिस से इसकी जांच करने को कहा और एक ऑफिसर ने उससे भरोसा दिलाया कि सब कंट्रोल में है। जेआई हन को घर जाने को कहा। जीहुन ने पूछा कि क्या कुछ गलत है। ऑफिसर ने समझाया कि विक्टिम्स में से एक उससे बात करना चाहता है। जैसे ही जीहुन ने सोचा कि वह कौन हो सकता है, ऑफिसर हाफ ह्यूमन कैट गर्ल को ले आया। उसने उससे परेशान करने के लिए माफी मांगी और कहा कि उसके पास एक सवाल है। साइहू ने लड़की से कहा कि कोई बात नहीं और सब ठीक है। जिया हुन समझ गया कि लड़की चाहती थी कि वह उसे पुलिस के बजाय घर ले जाए। उसने उससे बताया कि वह ब्लू स्काई नाम की जगह पर रहती है जो सबसे ऊपर है, जो दूसरी